गुड इवनिंग। आशा है सभी छात्र मुझे देख पा रहे हैं। गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अ न्यू वीक। एक नए सप्ताह की शुरुआत में आप सबका स्वागत है। आशा है मेरा ऑडियो वीडियो आप तक पहुंच रहा है, सभी छात्र मुझे सुन पा रहे हैं। हम बायोम पर बात कर रहे थे, बायोम से ही आगे बढ़ना शुरू करेंगे और आज का विषय होगा आर्थिक भूगोल में विश्व उद्योग। हम विश्व उद्योग पर पहुंच रहे हैं। गुड इवनिंग। आशा है आपने वीकेंड को अच्छे से यूज किया होगा। बहुत से लोगों ने स्ट्रेटेजी पर काम किया होगा। मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा मनन करें। स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, क्या आप 2024 के लिए देख रहे हैं? और अगर आप 24 के लिए देख रहे हैं तो अपने विषयों का इस तरह से बंटवारा कीजिए ताकि आप सब चीजों पर ध्यान दे सकें। क्लास के बाद कुछ और पढ़ने का अवसर होना चाहिए। क्लास के बाद एक समझ के साथ नोट्स बनाए जाएं तो वो ज्यादा प्रभावी होते हैं, न कि केवल सिर्फ जो भी शिक्षक जानकारी दे रहे हैं वो लिख लिया जाए। ठीक है, चलिए मुझे सभी लोग दिखाई दे रहे हैं तो गुड इवनिंग। प्रारंभ करते हैं। बायोम्स पे बात चल रही थी तो देखिए कितने लोगों को वो डब्बा याद है बायोम्स का। जल्दी से बनाएंगे। कितने लोग बिना मेरे बनाए वो डब्बा बना सकते हैं? जल्दी से बताइएगा। थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जल्दी से वो बनाइए डब्बा जो हमने बनाया था सारे बायोम का। पूरे उत्तरी गोलार्ध को एक महाद्वीप में बना दिया था, एक बॉक्स शेप फिगर बनाया था। कितने लोग बिना बिना बोर्ड देखे हुए खुद से ये कर सकते हैं? मैं भी कर रहा हूं, आप भी करेंगे। उत्तरी गोलार्ध के लिए हमने ये किया था। देखें कितने लोग रिवाइज करके आए हैं। जितने भी डब्बों में, जितने भी बॉक्सेस में आप एंट्री सीख गए थे वो डाल दीजिए। पूरे विश्व के जलवायु प्रदेश, पूरे विश्व के जलवायु प्रदेश और वनस्पति इसी में पता चल जाएगा। तो पूरा उत्तरी गोलार्ध का एक डब्बा है। बिल्कुल जैसे हमने उत्तरी गोलार्ध को एक ही डब्बे में किया, ऐसे ही एक दक्षिणी गोलार्ध का डब्बा भी बन सकता है। जल्दी से सभी छात्र। तो 1, 2, 3, 4 क्रम में हमने ये कर लिए थे। 5 हम ये भी देख चुके हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जीवोम 13 बायोम में ये बट जाएगा। चलिए जल्दी से भर दीजिए जो भी एंट्रीज आपको याद हैं, जो भी एंट्रीज आपको याद हैं, जिस भी बायोम को आप पहचानते हैं, जिस भी क्षेत्र को आप पहचानते हैं उसका नाम डाल दीजिए। फिर मैं अपने नाम डालूंगा तो एक तरह का रिवीजन भी है, आपका एक तरह का टेस्ट भी है। तो हम टेस्ट से ही शुरू कर रहे हैं। सिर्फ बॉक्स नहीं बनाना है, बॉक्स में एंट्रीज भी लिखनी है। जितने आपको याद हैं, जितने भी आपको याद हैं वो एकदम से लिख दीजिए। जैसे ये था विषुवत वर्षीय वर्षावन, विषुवतीय वर्षावन। ठीक है, ऐसा कुछ अगर आपको याद है। अगर आपको याद है तो हमने इसको लिखा था उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध लिखा था हमने इसे।
इस पूरे के पूरे क्षेत्र को, अगले क्षेत्र को हमने क्या लिखा था? इसको हमने लिखा था शीतोष्ण, और इसमें हमने कहा था गर्म शीतोष्ण और ठंडा शीतोष्ण, गर्म शीतोष्ण और ठंडा शीतोष्ण। और इसमें हमने बात की थी ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है? बर्फीला हो जाता है। अंग्रेजी में से हमने कोल्ड कहा था, इसको हमने टेम्परेट कहा था। इसे पोलर भी कहा जाता है या फ्रिजिड भी कहा जाता है। सभी मैंने शब्द, इनसे जुड़े हुए सारे शब्द किसी न किसी रूप में प्रयुक्त होते हैं। ट्रॉपिकल इसे कहा जाता है, जो इसका ऊपर का भाग होता है 30 के आसपास का भाग, उसे सब ट्रॉपिकल भी कहा जाता है, उपोष्ण भी कहा जाता है, और ये तो इक्वेटोरियल है ही। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो एक तरह का आपका टेस्ट भी चल रहा है, टेस्ट रिवीजन, ताकि आप अपना आत्मविश्वास क्लास के प्रारंभ में ही पा पाए। विषुवतीय वर्षा वन। किसी छात्र ने पूछा कि सर वर्षा तो दोनों तरफ हो रही है, वर्षा तो दोनों तरफ हो रही है, तो किस प्रकार से ये मानसूनी वन जो हैं, मानसूनी वन विषुवतीय वन से कैसे भिन्न है? मानसूनी वन, तो हमने बात की थी कि विषुवतीय वन क्या होते हैं? बहुत ही सघन वन होते हैं। इनके जो पेड़ होते हैं ये 3 स्टोरी, 3 लेयर, 3 स्तर बनाते हैं। बहुत ऊंचे वन है, आपस में सघन वन है। और क्यों? क्योंकि यहां पे आर्द्रता और तापमान दोनों ही अधिक है। फिर भी एक अगर सटीक मुझे डिफरेंस चाहिए तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहां पर है। जो इनकी एनुअल रेनफॉल है, जो इनकी वार्षिक वर्षा है, वो 200 सेंटीमीटर से अधिक। यहां पर क्या है? 150 सेंटीमीटर। यहां पर क्या है? 100 सेंटीमीटर। यहां पर क्या है? 50 सेंटीमीटर। और यहां पर क्या है? 25 सेंटीमीटर। ऐसे भी याद कर सकते हैं। आप देख रहे हैं वर्षा की मात्रा कम होती जा रही। क्यों कम होती जा रही है? क्यों कम होती जा रही? क्योंकि वर्षा में यहां पर संवहनीय वर्षा कम है, पर्वतीय वर्षा ज्यादा है। पवनें इस तरफ से आ रही हैं, तो इधर की पवन पहले यहां पर अपना पानी खूब गिराएगी, बट जैसे जैसे आगे जाती जाएगी उसका पानी कम होता जाएगा। आपको एक मात्रा भी मिल गई, आसान हो गया याद करना। 250, 150, 100। 100 के नीचे सामान्य स्थिति में जब बहुत गर्मी हो, पेड़ नहीं पनप सकते, पेड़ नहीं पनप सकते। अगर गर्मी बहुत है, क्योंकि प्यास लगेगी, उस वनस्पति को पानी चाहिए, तो 100 के नीचे नहीं मिलता है। सभी को समझ में आ गया मानसूनी वन? यहां तक क्लियर? क्लियर है सभी लोग? तो मानसूनी वन हो गए। उसके बाद हमने यहां तक इन दोनों को क्या श्रेणी दी थी? क्या श्रेणी दी थी दोनों को? हमने कहा था दोनों ही आर्द्र हैं। ये भी आर्द्र है, इसलिए यहां पर पेड़ हो सकता है। लेकिन इस क्षेत्र को हमने अर्धशुष्क घोषित किया। जो किसी भी महाद्वीप का मध्य क्षेत्र होता है, इस अक्षांश में 10 से 30 और 30 से 45, बस ये है कि ये ठंडा, ये थोड़ा सा ठंडा होगा सापेक्षिक रूप से, और ये क्या होगा? ये गर्म होगा। गर्म भी है, अर्धशुष्क भी है, तो घास हो सकती है बस। और इसको हमने क्या नाम दिया था सभी बच्चे? इसका नाम हमने दिया था सवाना। ये घास क्षेत्र है। कैसी घास? सूखी घास, सवाना क्षेत्र। लेकिन ये जो था यहां पे, क्योंकि ठंडा है और अर्धशुष्क है, अर्धशुष्क का मतलब पानी की कमी तो बनी हुई है, लेकिन ठंडा होने के कारण थोड़ी सी रियायत मिल गई है, तो इसलिए हमने इसको क्या कहा था? शीतोष्ण घास क्षेत्र। ये सवाना था, ये शीतोष्ण घास क्षेत्र थे। टेम्परेट ग्रासलैंड, अंग्रेजी बच्चों के लिए टेम्परेट ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल और टेम्परेट में किसका अंतर है? पानी तो कम है, दोनों में पानी कम है, लेकिन तापमान की भिन्नता होने के कारण यह ज्यादा सूखा हो जाता है। सवाना में हर वर्ष घास के आपस में रगड़ खाने से आग लग जाती है। लेकिन यहां पर क्या है? यहां की घास बेहतर घास है, हरी भरी घास है, दशाएं बेहतर है। और मैं तो यह भी कहना चाहूंगा, यहां के लोगों ने
उस प्राकृतिक घास को भी हटाकर कुछ बेहतर घास लगा दी है, जिसकी वजह से वहां पर पशुपालन और बहुत सी गतिविधियां हो सकती हैं। सभी लोग मेरे साथ? हाँ, कुछ लोग इसका नाम लिखना चाह रहे हैं, प्रेरी, स्टेपीज, पैम्पास। ये शायद मैंने पिछली बार क्रम में लिखवा दिया था, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, एक होता है क्रम में लिखवाना, सारी परिभाषाओं को क्रम में लिखवा देना, और एक होता है उसे चित्रित, मन में चित्रित कर लेना। अब एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि शीतोष्ण घास क्षेत्र, बच्चों लिखो, टेबल बनाता हूं। शीतोष्ण घास क्षेत्र क्या है? यहां ठंडा होता है और यहां पर अर्धशुष्क दशाएं होती हैं। वर्षा यहां पर कुछ 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है। लिखने में तो बहुत मजा आएगा, लेकिन अगर ये नहीं है तो ये स्मृति में और समझ में नहीं जाता। स्मृति और समझ में ना जाने की वजह से, कहीं ना कहीं हमें एक भ्रम तो रहता है कि किताबों में, नोटबुक में हमने लिखा हुआ है, लेकिन दिमाग में नहीं। तो वो मैं नहीं चाहता हूं। मेरी शैली, मैं चाहता हूं सभी लोग क्लास में समझें, क्लास में उसे अप्लाई करें और सोचें। तो अगर वृष्टि वर्षा थोड़ी बहुत 30 डिग्री तक जाती है, साथ ही कुछ पर्वतीय वर्षा। देखिए आयुष सोनी जी, हम इस पे पहले बात कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि यहां पर कोई और वर्षा नहीं होगी। वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, तीनों प्रकार देखे जाते हैं, वो मैं एक्सरसाइजेस करा चुका हूं। तो ऐसे वैकल्पिक क्वेश्चन मत लेकर आइए जिसमें कोई सोच नहीं है। यहां पर कौन सी वर्षा होगी? विषुवतीय पर संवहनीय होगी, बट पर्वत होगा तो पर्वतीय भी होगी। यहां पर भी संवहनीय होगी लेकिन कम होगी। तो ये जबरदस्ती ना करें, वो क्लासेस अटेंड कर लें। इसीलिए मैं कह रहा हूं, नोट्स तो सभी के पास लिखे होंगे कॉपी में, लेकिन उसको लगाने वाला एग्जाम को पास करेगा। ऐसा मुझे याद आता है मेरे गणित के क्लासेस में, स्कूल में जब गणित होते थे, बहुत से बच्चे थे फार्मूले की टेबल तो बना लेते थे, बहुत सुंदर टेबल बनाते थे, बल्कि मैं कईयों से मांग लेता था टेबल। किसी ने लाल रंग की, नीले रंग की, ट्रिग्नोमेट्री की, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के सवाल नहीं बनते थे यार। और वो मुझसे आकर कहते थे, यार तुम ऐसे ही बना लेते हो सवाल। आप में भी बहुत से ऐसे हैं जो गणित से जब डरते हैं तो क्या करते हैं, गणित की टेबल बना लेते हैं। सारी की सारी टेबल पड़ी हुई है, सारे फार्मूला पड़े हुए हैं। अंग्रेजी भाषा से डर लगता है तो अंग्रेजी के भी सारे टेबल लगा लेते हैं। ये नाउन होते हैं, ये संज्ञा होती है, संज्ञा के प्रकार देख लीजिए, एडजेक्टिव ले लीजिए, विशेषण ले लीजिए, प्रोनाउन ले लीजिए, और वर्ब और टेंस सब कुछ लगा लेते हैं। लेकिन जब अभिव्यक्ति आती है तो आती नहीं। तो क्या फायदा इन नोट्स का, इन क्लासेस का, जहां हम पैसा भी देते हैं, समय भी देते हैं, और नोट्स लिख लिख कर खुश होते हैं, और हम वही चीज फैला रहे होते हैं, जबकि हम यहां समझ रहे हैं। मैंने कहा वर्षा, यहां पर भी वर्षा होगी। किस तरह की होगी? संवहनीय वर्षा होगी। जैसे जैसे विषुवत रेखा से दूर जाता जाऊंगा, वर्षा कम होती जाएगी। लेकिन उसके बाद दूसरी वर्षाएं भी तो हैं, पर्वतीय वर्षाएं होंगी। लेकिन पर्वतीय वर्षा कहां पर ज्यादा होगी? यहां पर, क्योंकि पवनें इस तरफ की। लेकिन जब हम यहां आते हैं तो पवनों की दिशा बदल जाती। किसी छात्र ने कहा, सर ये दिशा क्यों बदलती है? तो ये दिशा बदलने के लिए बेटा पूरा का पूरा एक सिद्धांत लगेगा। पृथ्वी पर जो पवनें चल रही हैं, इनको हम कहते हैं प्लैनेटरी विंड्स, ठीक है, ग्रहीय पवन कहते हैं। उस सिद्धांत को हम भौतिक भूगोल में समझा सकते हैं, यहां थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैंने सभी छात्रों से कहा था कि यहां जो दिख रहा है इसे थोड़ा सा याद कर लीजिए कि पवन 30 डिग्री तक पूर्व से आती है, और 30 से 60 के बाद पश्चिम से, और उसके बाद फिर से पूर्व से। और हमने ये भी देखा था, यहां पर जब हम मध्य अक्षांशों में आते हैं तो एक और वर्षा आ जाती है, वाताग्रीय वर्षा। अब ये मैं महाद्वीपों के साथ आपको क्लियर करवा चुका हूं। अगर आप वो क्लासेस नहीं कर रहे हैं, बेकार में पहली क्लास आज आपकी है, तो ये आपके लिए भी ठीक नहीं होगा और हमारा भी समय जाएगा। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ? और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जब आप शिक्षक के साथ ये काम कर रहे होते हैं और आपका मन है कि इसकी कुछ डिटेल्स लिखी जाए, तो उसे ही मैं कहता हूं कि हर क्लास के बाद 2 घंटे का स्वाध्याय होना चाहिए। आप लोगों ने शिक्षा में जब भी स्कूलों में पढ़े हैं, तो उस विषय के बाद खुद भी तो पढ़े, तो उसके बाद नोट्स बनाएंगे। मेरी समझ में ज्यादा बेहतर वो है। मेरे जितने भी छात्र ऐसे रहे हैं जिन्होंने खुद परीक्षा में क्लियर किया है, वो कुछ इस तरह के नहीं थे कि क्लास में जो बोला गया वो लिख के चले गए। क्लास में आए, वो समझे, जो अहम बिंदु थे, की पॉइंट्स लिख लिए, लेकिन घर जाके अपने नोट्स को फेयर किया। बाकी आपकी श्रद्धा है, जैसी आपकी अपब्रिंगिंग है, जैसी आपकी सोच विकसित हुई, आप वैसे ही उसमें कैद हैं, बट चाहते हैं तो बदल सकते हैं। ठीक है सर, खान सर ने बताया है कि ट्री लीफ पर क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। तो पवन कुमार जी देखिए, खान सर के नाम पे ऐसे मत लगाइए कि खान सर ने कहा है पत्तियों के बारे में प्रश्न आते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, देख लीजिए कैसे आते हैं।
पत्तियों के बारे में, और ये भी नहीं पता कि खान सर किस परीक्षा के संदर्भ में आपको बता रहे होंगे, तो बेकार में इसमें कंफ्यूजन ना करें। तो जो पत्तियों की बात है, पत्तियों की हमने पहले भी बात की है कि कहां पर किस तरह से पौधा अपना जीवन बचाने के लिए जब उस पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो वो अपनी पत्तियों को बदलता है, रूपांतरित कर लेता है। किस तरह से पतझड़ का मौसम आता है तो पत्ती झड़ जाएगी ताकि ज्यादा पानी ना जाए। और जब हम अभी मरुस्थलों की बात करेंगे तो हम देखेंगे पौधा अपने उसको बचने के लिए, ताकि ज्यादा पानी ना पत्तियों से लूज हो, तो वो पत्तियों को कांटे में बदल लेता है। ऐसी जानकारी है, तो बेकार में जबरदस्ती ऐसा ना करें चैट मार के कि खान सर ने कहा है पत्ती पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ऐसा जिस भी संदर्भ में सर ने कहा होगा उस संदर्भ को पहले समझें और संदर्भ के लिए जो आपको बताया जा रहा है उसे लागू भी तो करें, है ना। कोई कह रहा है ज्योग्राफी में जो साइंस का पोर्शन आता है वहां प्रॉब्लम। गौरव कुमार, मुझे पता नहीं, हो सकता है आप ज्योग्राफी पहले कर चुके हैं, एक दो एग्जाम दे चुके हैं और आपके होश उड़े हुए हैं विज्ञान से। जो छात्र मेरे साथ क्लास कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से देख रहे हैं हमने ज्योग्राफी में काफी विज्ञान लगाया, हमने तो गणित भी लगा दिया है, तो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो पहले हमने इसकी बात की और फिर हम चैट पढ़ने लगते हैं तो अधिकांशतः वो बच्चे आ जाते हैं जिन्होंने गलत तरह से भूगोल पढ़े हुए हैं या जिस तरह से भी अपने पुराने तरीके से क्लास में बस रटा हुआ है, और यहां पर वो चाहते हैं कि उनका जो है भूल सुधार हो जाए। ऐसे भूल सुधार नहीं होता, एक पूरे भवन का निर्माण हो रहा है, उसे होने दीजिए, उस प्रक्रिया का भाग बनेंगे तो आपको भी आनंद आएगा। यहां तक क्लियर है। हम यहां पहुंचे थे, ये यहां तक आते आते तक पानी खत्म हो जाता है तो ये क्या बन जाते हैं, मरुस्थल बन जाते, मरुस्थल बन जाते हैं। कुछ ऐसी ही दशाएं यहां भी देखी जाएंगी। इन क्षेत्रों में क्या हो जाएगा कि यहां भी पानी ना यहां से पहुंच पाएगा ना यहां से पहुंच पाएगा, तो यहां अर्ध शुष्क के बाद शुष्क होने की भी संभावना है। तो जब ये शुष्क होगा तो ये भी तो मरुस्थल हो सकता है ना। तो इन्हें क्या कहेंगे, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स या उच्च अक्षांशीय मरुस्थल, वो उनकी बाद में बात करें। यहां तक ठीक है। उसके बाद हमने कहा था हिम चादर, यहां पर क्या है, आइस कैप, बिल्कुल ध्रुवीय क्षेत्र पे पहुंच गए हैं तो हिम चादर है। और यहां अगर मैं देखूं तो 12 महीने बर्फ है, 12 महीने बर्फ से आच्छादित, क्योंकि ठंडा ही रहता है और जो थोड़ी बहुत गर्मी आती है उससे बर्फ पिघलती नहीं, उससे बर्फ पिघलती नहीं। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं टुंड्रा पर। टुंड्रा पर विशेष है, इसे हिंदी में भी टुंड्रा ही कहेंगे। इसमें 10 महीने बर्फ, तो 2 महीने के करीब ये पिघलेगा। और यहां हम आएंगे टाइगा। टाइगा ये भी एक वन क्षेत्र है, टाइगा एक विशेष वन क्षेत्र है। यहां मैं कहूंगा कि आपके पास 3-4 महीने बर्फ होती है। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर जीने की दशाएं बहुत मुश्किल है, यहां पर कुछ वनस्पति आ सकती है, लेकिन 3-4 महीने इनको अपने आप को किसी तरह से अनुकूलित करना पड़ेगा। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ। सर उनका क्वेश्चन था विषुवतीय वन की पत्तियां चौड़ी क्यों होती हैं। तो जो भी है, जिस भी संदर्भ में सर ने बताया होगा तो उसको आप वीडियो को फिर से सुनिए। सभी लोग यहां तक क्लियर। तो हमारे कौन से डब्बे बचे हुए हैं, सभी लोग कितने लोगों को वाई यस मिल दीजिएगा या वाह लिख दीजिएगा अगर आपको इतना याद था तो, वरना आह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका होमवर्क भी था, एक तरह से होमवर्क भी हुआ है, रिपीट भी हुआ है, रिकैप भी हुआ है। यहां तक का अगर आपको याद है तो मेरा काम है इसमें और डब्बे को और ज्यादा विस्तृत रूप से आपको समझाना, ये सारा काम मैं भी करने वाला हूं। साक्षी कह रही सारी क्लास का रिवीजन किया, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, निश्चित रूप से आएगा। और मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कितने लोगों ने ये लगभग कार्य कर लिया था, तो उससे मेरा भी उत्साह बढ़ेगा, आपको भी क्लियर है कि हाँ भाई इतना तो सचिन सर ने कराया था और मैं बिना देखे मुझे भी याद है।
चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद। चलिए वापस आते हैं। सभी लोग 0 से 10 की पेटी, 0 से 10 की पेटी और 80 से 90 की पेटी का मुकाबला कराते हैं। कराएं, लड़ाई करा दें इनकी। 80 से 90 की पेटी और 0 से 10 की पेटी, इनकी लड़ाई कराते हैं। लड़ाई का मतलब इनका मुकाबला कराते हैं। भाई ये बिल्कुल गर्म है और ये खूब आर्द्र है, यहां पे संवहनीय वर्षा होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या है बच्चों, ये भाई साहब एकदम बर्फीले हैं, बर्फीला 12 महीने यहां बर्फ रहने वाली है। ठीक है, और ये शुष्क होने वाला है। कौन बताएगा मुझे कारण कि ये शुष्क क्यों है? कौन बताएगा मुझे कारण कि ये शुष्क क्यों है? कोई बात नहीं साहिल, जहां तक हो गया रिवीजन उसके आगे का करें। एक दिन में सब नहीं होता है ना बच्चे। बारिश नहीं होती बेटा, कारण कारण पूछ रहा हूं, कारण कारण, ये मत बताओ यहां वर्षा कम है। कारण 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 है, लिख के बता रहा हूं, लिख के बता रहा हूं। कोल्ड एयर, ठंडी हवा, लो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता कम है। क्षमता क्यों कम है? जब भी ठंडी हवा होगी, ठंडी हवा के मॉलिक्यूल कण एकदम पास आ जाएंगे, वो आर्द्रता को नहीं पकड़ सकते। बेटा ये तापमान तापमान रोना बंद करो, आइस आइस रोना बंद करो, ये बहुत गलत बात है। इसलिए बहुत से बच्चों के एग्जाम पास नहीं होते। जब आपका शिक्षक आपसे पूछ रहा है बेटा वो शुष्क क्यों है, वो शुष्क क्यों है, तो आप आइस क्यों कह रहे हो? वो तो हो गया ना बच्चे, वो तो तापमान से हो गया। जो आपका उत्तर, अगर सही उत्तर नहीं देंगे, अगर सही उत्तर नहीं देंगे तो बच्चों फिर सही नंबर नहीं मिलेंगे। बाकी आपकी श्रद्धा है। ठीक है, हवा जब भी ठंडी होगी उसकी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम हो जाएगी, इसलिए वो हवा शुष्क होगी। जबकि यहां पर आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक। समझ में आया? आप यूं समझिए, आर्द्रता है क्या? एक तरह का मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को लगाना है हवा में। अगर हवा के बाकी कण फैले हुए हैं तो मॉलिक्यूल अंदर से घुस जाएगा, लेकिन अगर सारे संकुचित हो गए, सारे के सारे कंडेंस हो गए, तो उसमें घुसना मुश्किल है कि नहीं? आप सोचिए एक खेल का मैदान है जिसमें बड़े मैदान में सिर्फ 10 लोग हैं, 10 और घुस जाएंगे, 50 और घुस जाएंगे। पर आप सोचिए एक बंद कमरा है जिसके अंदर ऑलरेडी 100 लोग हैं, आपको भी घुसना है, तो दिक्कत है कि नहीं? तो आप यूं समझिए कि जब हवा ठंडी होती है तो वो कंप्रेस हो जाती है, उसके सारे मॉलिक्यूल एक साथ आ जाते हैं, तो उसमें और कुछ घुस नहीं सकता, इसलिए आर्द्रता के कणों की क्षमता नहीं होती। तो ठंडी हवा जब भी होगी क्या होगी बच्चों? शुष्क होगी। ठीक है, ये देखो खुशबू जी लिख रही हैं, क्योंकि यहां पे सूर्य की किरणें नहीं पड़ती। खुशबू जी और बाकी सब लोग जो इतना जिद पे अड़े हुए हैं, अज्ञान की मतलब मास्टर को थप्पड़ मार रहे हो, सुनो, मैंने नहीं पूछा कि इसका तापमान क्यों कम है। क्या मेरा प्रश्न यह है कि इसका तापमान क्यों कम है? तो ये जो भी है मेरे ऊपर इस तरह का मतलब दाग मत लगाइए कि मैंने आपको पढ़ाया, मुझे उसमें बहुत शर्मिंदगी हो जाएगी बच्चे। जब आपसे कोई पूछता है कि तापमान कम है, तब आप ये उत्तर दीजिएगा क्योंकि सूर्य की किरणें नहीं जाती। आपके शिक्षक का प्रश्न क्यों है? शुष्क क्यों है? अगली बार से ये करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी बुद्धि में जो जा चुका है, आपके कप में बच्चे जो भरा जा चुका है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ नोट्स प्रिय होते हैं, उन्हें परीक्षा से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें केवल नोट्स इकट्ठे करने हैं, उनके पास कुछ नहीं डाला जा सकता बच्चे। तो आपके दिमाग में अगर कुछ भरा हुआ है कि ऊपर कुछ भी हो, ऊपर कुछ भी हो, भैया जब तक तरंगे तिरछी जा रही हैं वो उसका कारण है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऊपर भूचुंबकत्व क्यों है, ऊपर ध्रुवों के पास चुंबकीय पोल क्यों है? सर क्योंकि सूर्य की तरंगे तिरछी जा रही हैं। आपका नाम सचिन क्यों है? सर क्योंकि सूर्य की तरंगे तिरछी जा रही हैं। ये जो आपका टेप फंस जाता है ना बच्चों, ये डर के मारे होता है।
जो लोग डरते हैं वो एक आध बिंदु लेकर सोचते हैं इसी पे जीवन निकाल देंगे। डर को साइड में कर दो बच्चों। आपके शिक्षक ने क्या पूछा? तापमान नहीं पूछा। ये छोटी छोटी फाउंडेशन समझ में आ गई भाई, वहां तिरछा आता है। सर मेरा जीवन बना दिया आपने, बाप ने समझा दिया कि तिरछी रेखा की वजह से ध्रुवों पर ठंड होती है। उसके अलावा भी प्रश्न आएंगे बच्चे। उसके बाद पूछेगा ध्रुवों पर जो है जानवर जो है पोलर बियर क्यों मिलता है, उसका फर ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि उस पर तिरछी रेखा आती है। हर चीज का उत्तर तिरछी रेखा करना बंद करो। तिरछी नजरों से पढ़ने और पढ़ाने वाले शिक्षा और शिक्षण का बहुत नुकसान कर रहे हैं। तो टेढ़ी नजर हटा दो, सीधी नजर, पारखी नजर, सीधा मारेंगे। प्रश्न क्या है? शुष्क पे पूछ रहा है मास्टर। मास्टर पूछ रहा है आर्द्रता क्यों कम है? भाई इसलिए कम है क्योंकि आर्द्रता को ग्रहण ही नहीं कर सकता। ठीक है, आपके पास एक गुल्लक है, उसमें 100 सिक्के जा सकते हैं। मेरे पास एक गुल्लक है, उसमें 1000 सिक्के जा सकते हैं। और मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास 100 ही सिक्के क्यों हैं, आपके पास 1000 क्यों नहीं है? तो उत्तर मत देना क्योंकि किरणें तिरछी जाती हैं। आप कहिएगा सर मेरी गुल्लक की जो कैपेसिटी है 100 है, आपकी गुल्लक की कैपेसिटी 1000 है। तो इसकी कैपेसिटी क्या है? गर्म क्षेत्रों की आर्द्रता को होल्ड करने की कैपेसिटी क्या होती? ज्यादा होती है। इनकी गुल्लक बड़ी होती है, इनकी गुल्लक छोटी होती है। समझ में आया? अगली बार तिरछा किया तो फोन से तिरछा मारूंगा। ठीक है, ये जो तिरछे वाले फंसे हुए ना, एक आध बिंदु मिल जाता है। सर मुझे ज्योग्राफी से इतना डर लगता है, सर वो वाले मास्टर जी ने एक पॉइंट समझा दिया जीवन में, मेरा मोक्ष मिल गया। बहुत पढ़ना है बच्चे, अभी छोटा छोटा पकड़ा है, उसके बाद बढ़ता चला जाए। इस छोटे से आत्मविश्वास लेंगे। सिंपल सी चीज है। जैसे जैसे स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ने वाले बच्चों के पास क्या होता है, अगर विश्व भूगोल अच्छा पढ़ लिया तो अब उनका विश्व इतिहास की समझ पकड़ने की बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये वाला बच्चा जो बेचारा सिर्फ नोट छाप रहा है रंग बिरंगे कि एक दिन पढ़ूंगा, एक दिन पढ़ लीजिएगा, उस बेचारे की क्षमता का निर्माण नहीं हो। समझ में आया? तो फिर से आपसे कह रहा हूं, समय दीजिए, क्लास के बाद समय दीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। इनकी तुलना हो गई। अच्छा यहां पर कौन होगा? अब जब सारी दशाएं अच्छी हैं तो यहां पर कुछ होना चाहिए वनस्पति। तो भाई यहां पेड़ फल फूल रहे हैं। सभी लोग मेरे साथ, खूब पेड़ है, यहां पर वन हो गए। यहां पर क्या होगा? यहां कुछ नहीं होगा भाई, यहां बर्फ होगा। बर्फ होगी, इसे हम हिम चादर भी कहते हैं। क्या कोई जानवर हो सकता है? देखिए खाने की प्रॉब्लम है, सारा का सारा खाद्य श्रृंखला की दिक्कत है, यहां पे खाने को ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो कुछ मछलियां हो सकती हैं जो सागर में हो, तो मछलियों से जुड़े हुए कुछ आपने देखा होगा, सील होती है, ऊदबिलाव जैसे जानवर होते हैं, वो कुछ हो सकते हैं। या कुछ ऐसे जानवर होंगे जो जहां पर रह रहे हैं, जैसे हमने देखा पोलर बियर, ध्रुवीय भालू जो होता है सफेद रंग का, वो भी मछली खाता है, शिकार करता है। बट पादप नहीं है तो खाद्य श्रृंखला नहीं है, तो यहां मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आपने देखा होगा पेंगुइन देखे, दक्षिणी ध्रुव पे अंटार्कटिका में क्या होते हैं? अंटार्कटिका में दक्षिण ध्रुव में पेंगुइन होते हैं। उत्तरी ध्रुव में क्या होते हैं? उत्तरी ध्रुव में हिम चादर पर आपको पोलर बेयर, ध्रुवीय भालू मिल जाएगा। पोलर बेयर कैसा होता है? सफेद रंग का होता है। ठीक है, उस तरह के जानवर मिलेंगे। समझ में आया? सभी लोग ठीक है? तो कारण है वहां से जुड़ा हुआ है। अब यहां पर मैं बताना चाहता हूं, ये जो तिरछी नजर वाले हैं, तिरछी नजर वालों को जो थोड़ा सा समझ आया है, तिरछी को काट रहा हूं, तिरछी के बावजूद वैश्विक तापन की वजह से ये समस्या ये परीक्षा में आती है। वैश्विक तापन के कारण, वैश्विक तापन के कारण ये बर्फ पिघल रही, बर्फ पिघल रही। ऐसा स्टडीज में पता चला है कि आर्कटिक सागर की बर्फ, आर्कटिक की बर्फ अब पूर्ण रूप से 100% पिघल जाया करेगी। यानी आर्कटिक सागर खुल जाएगा। आर्कटिक सागर ऐसा हो जाएगा कि खुल जाएगा। तो स्नो लेपर्ड भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन स्नो लेपर्ड भी थोड़े से कम है, बट बिल्कुल हो सकता है। जैसा कि आप कह रहे हैं इस क्षेत्र में हो सकता है, बट इसके बाद वाले क्षेत्र में स्नो लेपर्ड ज्यादा आएगा। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ। तो ये पिघल जाएगी। अंटार्कटिक में भी पिघल सकती है, लेकिन अंटार्कटिक
में पिघलना प्रारंभ हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंटार्कटिक पूरा का पूरा उसकी बर्फ चली जाएगी। 90 डिग्री दक्षिण में अभी भी बर्फ रहेगी और 90 डिग्री उत्तर की बर्फ पिघल जाया करेगी अब उत्तरी गोलार्ध में। अब इसका कारण क्या है? तो आर्कटिक बच्चों समझो एक सागर है, सागर की बर्फ पिघल सकती है। अंटार्कटिक जो है एक महाद्वीप है, महाद्वीप के ऊपर रखी हुई बर्फ है, महाद्वीप के ऊपर रखी हुई बर्फ है और महाद्वीप काफी बड़ा है, काफी बड़ा है। और वहां पर भी ऐसा जो सागरीय प्रभाव है, क्योंकि सागर में तो हमारे करंट्स भी चलते हैं और कई तरह से कई ऐसे ऐसे प्रभाव हैं जो पानी की सतह के नीचे भी ऊष्मा को आगे पीछे ले जा सकते हैं। लेकिन लैंड पे क्या होगा? लैंड ज्यादा ठंडा ही रहेगा, तो इसलिए पूर्ण रूप से नहीं पिघल रहा, लेकिन ये यहां पर हो रहा है। सभी लोग मेरे साथ यहां पर, ठीक है? सर बर्फ की चोरी भी तो हो रही है सर। अब ज्योति शर्मा जी ने कुछ पढ़ा होगा, तो मैंने कई बार देखा है कि सनसनीखेज पढ़ाना ज्यादा आनंदमय होता है। तो मैं आपको बताऊं कि भाई यहां तो बर्फ की चोरी हो रही है, ठीक है? तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं, दुनिया के सामने बर्फ पिघल रही है, वो एक समस्या है। और हाँ, निश्चित रूप से बर्फ जो होती है वो फ्रेश वाटर का सोर्स होती है। तो अंटार्कटिका से ग्लेशियर्स को टो करके कभी कभी ऑस्ट्रेलिया में लेकर आया जाता है फ्रेश वाटर के लिए। बट मैंने कहा ना, जब आपने सुना होगा क्लास में उत्तेजना बढ़ गई होगी, अच्छा बर्फ की चोरी कर रहे हैं, ओहो हो, तो ऐसा कुछ है नहीं। बट ठीक है, मेरे ख्याल से संदर्भ यही रहा होगा कि ग्लेशियर्स को लाया जाता है टो करके फ्रेश वाटर के लिए। फिर मुझे वो पता नहीं है, तो इसलिए मैं बता नहीं सकता कि आपने कहां चोरी सुनी, क्या चोरी सुनी, ठीक है? दोनों की तुलना हो गई। अच्छा, अब हम आते हैं एक और पेटी में आप लोगों के सामने ला रहा हूं। 80 और 90 पे आ जाए बच्चों, नहीं 80 90 तो हो गया है, 70 और 80 पे बताते हैं। 70 और 80 कैसा होगा? 70 और 80 को बच्चों नाम दिया गया टुंड्रा। ये एक विशेष पेटी है, ये एक विशेष पेटी है। ये पूरे 12 महीने, ये 12 महीने बर्फ में नहीं रहती, ये 12 महीने बर्फ में नहीं रहती, ठीक है? सर क्या इसका कारण उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली ज्यादा जनसंख्या होगा? तो किसी ने कहा, यहां पे पढ़ लिया है कि सर यहां ज्यादा जनसंख्या है। देखो, जनसंख्या में तो तुम ये सोचोगे तुम और मैं सांस लेके ज्यादा गर्मी कर रहे हैं, बट आप खुद बताओ कि उत्तरी गोलार्ध वैसे भी तो लैंड हेमिस्फीयर है ना, यहां तो भूमि ही ज्यादा है, यहां तो भूमि ही ज्यादा है, ठीक है? लेकिन हम इसकी जो बात कर रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो आइस है वो आइस कॉन्टिनेंटल आइस है और ये सी आइस है। सी आइस ज्यादा पिघलती है। इनफैक्ट मैं बताना चाहता हूं कि अंटार्कटिका के भी आसपास की जो बर्फ पिघल रही है वो सागरीय बर्फ पिघल रही है, महाद्वीपीय बर्फ नहीं पिघल रही। तो लोगों से ज्यादा आप महाद्वीप को जोड़ सकते हैं, ठीक है? ठीक है, अब एक बिना दिमाग का प्रश्न आया है कि रशिया की बहुत सारी नदियां आर्कटिक में क्यों गिरती हैं? वहां बर्फ है, वहां से। एक बिना दिमाग का प्रश्न है, तो बिना दिमाग के प्रश्न को बहुत से लोगों की मदद हो जाएगी। ये नदी ओब, इसकी सहायक नदी येनिसी, ठीक है? ओब येनिसी। ये नदी लेना नदी, कितने लोगों को याद है लेना नदी? इस तरह से ये रशिया है और ये आर्कटिक है, आर्कटिक सागर, ठीक है? लेना नदी याद है, मैंने आपको बताया कि इनमें कोयला भी मिलता है, ओब नदी, लेना नदी। अब ये नदियां इस तरफ क्यों प्रवाहित हो रही हैं? ये कह रहे हैं सर यहां पे बर्फ है तो यहां पे बर्फ वो क्यों जा रही? क्या आपको लगता है नदी का प्रवाह इस पे डिपेंड करता है वहां पे बर्फ है या छोले भटूरे हैं? नदी का प्रवाह किस पे डिपेंड करता है बच्चों? सोच के बताइए, कॉमन सेंस। पानी कहां बहता है? आज मैं पूछना चाहता हूं, द नेशन वांट्स टू नो, अर्नब की तरह से, अर्नब गोस्वामी की तरह से, कि ऐसा सवाल कैसे पूछते हैं आप कि सर वहां तो बर्फ है, नदी वहां कैसे जाएगी? क्यों, बर्फ में जाने में नदी को दिक्कत है क्या? नदी कहां पे जाती है?
कहीं भी पानी कैसे बहता है बच्चों? ढाल। तो जब यहां पे हाई होगा, इधर से ऊंचा होगा, उधर का ढाल होगा, तो भाई उधर जाएगी, है ना। और ये बुद्धिजीवी लगाएंगे अपने को, सर रशिया की तो बहुत सारी नदियां आर्कटिक में गिरती है, वहां तो बर्फ है। अरे वहां बर्फ हो चाहे वहां कुल्फी हो, जब तक बेटा ढलान है वहीं जाएगी। समझ में आया? बोल रहा है वहां बर्फ है, कुछ भी। और ये कहते हैं कि हम रिवाइज भी करते हैं और नोट्स बहुत सही लिखता होगा, ये हम गारंटी दे रहे हैं। ढाल ढाल, अगर वहां पे कीचड़ हुआ, गाद हुआ, सब कुछ हुआ भाई, वो जाएगा ही जाएगा। और नदी अपना रास्ता क्यों बदलती है? नदी अपना रास्ता क्यों बदलती है? क्योंकि अब एक नई ढाल मिल गई उसे, उसके रास्ते में कोई व्यवधान आ गया, इसलिए बदलती है। मैंने कहा ना, भूगोल बहुत सिंपल साइंस है। जैसे किसी बच्चे ने कहा सर भूगोल का विज्ञान नहीं समझ में आता, यही तो भूगोल है बच्चे, कि कोई भी नदी, कोई भी पानी कहां बहता है? जहां उसे ढाल मिलती है। उधर सर वहां तो बर्फ है, सर कैसे जा सकती है? क्यों, बर्फ से कोई एलर्जी है, कुछ वो है कि भाई बर्फ से नहीं मिलना, कुछ भी यार नहीं। चलिए, पूछा था तो हमने जवाब दे दिया, कहीं दिल पे ना ले जाए कि मेरे सवाल का जवाब नहीं लिया, और कहीं ऐसा भी मिथ्या ना हो जाए कि आपको लगे आप बहुत वैज्ञानिक सोच के हो, तो आपका विज्ञान और विज्ञान की जो आपने धज्जियां उड़ाई अभी, वैसा मत करें। मुझे पता है आप बहुत विज्ञान में, हो सकता है विज्ञान में बहुत डिग्री भी लिए हो, लेकिन भाई पानी सिर्फ ढाल पे बहता और कुछ नहीं बहता। ये है टंडरा महाराज। टंडरा महाराज की समस्या क्या है? वैसे तो ये 9-10 महीने जमे हुए हैं, लेकिन ये 2-3 महीने ये पिघलते हैं, ये मेल्ट हो जाते, ये मेल्ट होते हैं। तो यहां पर क्या होता है, नीचे तो अभी भी बर्फ है, लेकिन इनका ऊपरी हिस्सा जो है थोड़ा थोड़ा पानी होने लगता है। तो यहां पर एक विशेष परिस्थिति हो जाती है, यहां पे जल भराव की स्थिति हो जाती। जो लोग जल भराव नहीं जानते, इसको कहते हैं वाटर लॉगिंग। तो जल भराव क्यों हो रहा है बच्चों? सतह के नीचे अभी भी बर्फीला है और ऊपर पिघल गई। आप समझ के देखिए, हमारे मित्र ने अभी बर्फ की बात कही, आप ताजी ताजी, आप यूं समझ लीजिए घर में आपने फ्रिज में जो है आइसक्रीम जमाई है, घर में दूध लिया, दूध में मलाई डाली, चीनी डाली, खूब भैया मम्मी के साथ बैठ के उसको गाढ़ा किया और रख दिया फ्रीजर में, जम गई। अब जब वो पिघलना शुरू होगी तो नीचे से तो बर्फ रहती है, ऊपर ऊपर की सतह थोड़ी पिघलने लगेगी कि नहीं? तो ऐसा गीला गीला जो अवस्था है उसे जल भराव की स्थिति कहते हैं, टुंड्रा ये होता है। ठीक है, अब एक बात बताइए अब एक बात बताइए, यहां पादप हो सकते हैं? मुश्किल है भाई पादप होना। पेड़ हो सकता है? सर पेड़ को तो गर्मी चाहिए, पेड़ हो सकता है बच्चों? नहीं सर, पेड़ नहीं हो सकता। तो टुंड्रा को ट्रीलेस कहते हैं, ट्रीलेस। यहां पर पेड़ नहीं होगा। जहां टुंड्रा शुरू, वहां पेड़ की सीमा आ जाती है कि इसके बाद पेड़ नहीं होगा। समझ में आ गया? अच्छा, फिर होगा क्या? तो यहां एक विशेष वनस्पति है, विशेष वनस्पति। वो क्या है? आप सभी ने सुना होगा शब्द लाइकेन। लाइकेन, ठीक है, लाइकेन होती है या फिर मॉस होती है। लाइकेन और मॉस होती है। और ये किससे बनते हैं? लाइकेन किससे बनते हैं? जल्दी से बताइए, कितने लोगों को विज्ञान में पता है? एल्गी और फंजी, क्या बोलते हैं इसको? सिम्बायोसिस है जीविता। है ना लाइकेन कहलाते हैं। और ये शैवाल होता है और फंगाई होता है, उन दोनों का सहजीविता होती है कि नहीं? सर हिंदी में लिख दीजिए, शैवाल अगर आपकी मदद होती है तो। फंजाई को क्या कहते हैं? कवक कहते हैं मेरे ख्याल, कवक। ये दोनों मिल जाएंगे और लाइकेन बन जाएंगे। ठीक है, शैवाल और कवक, इनका सिम्बायोसिस होता है, सहजीविता। यहां कुछ जानवर मिलेंगे, थोड़े बेहतर जानवर मिल सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा पादप आ गए हैं, तो पादपों का खाने के लिए जानवर होंगे। तो यहां पर आपके पास लोमड़ी आ जाएगी। ठीक है, किसी छात्र ने कहा था कि सर हिम तेंदुआ यहां आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, इस तरह के हो जाएंगे। सभी लोग मेरे साथ, सभी लोग मेरे साथ। टुंड्रा समझ में आ गया? अच्छा, वैश्विक तापन की वजह से टुंड्रा का पिघलना बढ़ेगा या कम होगा?
वैश्विक तापन की वजह से टुंड्रा का पिघलना बढ़ेगा या कम हो? जल्दी से बताइए। बढ़ेगा, बढ़ रहा है। अच्छी बात या बुरी बात? अच्छी बात या बुरी बात, सवाल ये आता है। ऊपर का तो समझ में आ गया आपको, वैश्विक तापन से पिघल रहा है। अच्छी बात या बुरी बात? तो अभी जो भी मैंने कहा बच्चों, यहां चित्र में लिखा है ना, क्या इसे अपने घर जाकर आप इसे अनुच्छेद में कर सकते हैं, पैराग्राफ में कर सकते हैं? कर दीजिएगा। तो टुंड्रा का पिघलना एक विशेष समस्या लेकर आ रहा है दुनिया में। टुंड्रा के अंदर, टुंड्रा की जो मृदा होती है ना बच्चों, इसका एक विशेष नाम है परमाफ्रॉस्ट। परमानेंट से आता है हमेशा, फ्रॉस्ट मतलब फ्रोजन, हिंदी में भी इसे परमाफ्रॉस्ट ही कहूंगा। अच्छा, इस मृदा में क्या है? इस मृदा में बहुत सारे पादप हैं। आप यूं समझिए एक दलदली क्षेत्र जिसमें जो है कुछ पादप, जो भी ये लाइकेन और ये सब जो बेचारे मर जाते हैं, ये सब उसी में फंसे हुए हैं। अब जब ये बर्फ पिघलती है, बर्फ जब पिघलती है तो ये जो पादप हैं सड़ रहे होते हैं। अच्छा, जब पादप सड़ते हैं तो एक गैस निकलती है, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस क्या होती है बच्चों? किसी को याद है प्राकृतिक गैस किससे बनती है? प्राकृतिक गैस का फॉर्मूला बताया था अभी आपको, मीथेन। मीथेन। बच्चों, इस बर्फ के नीचे मीथेन कैद है, और अगर ये बर्फ पिघली तो मीथेन निकल आएगी। मीथेन निकल आई तो क्या समस्या है? सर मीथेन तो प्राकृतिक गैस है, तो ईंधन है। बहुत अच्छी बात है। रूस खुश है क्योंकि रूस को तो भंडार मिल गए। रूस तो खुश है, रूस को तो भंडार मिल गए। लेकिन अगर ये अनियंत्रित रूप से निकलती है, अनकंट्रोल्ड, इफ मीथेन कम्स आउट, तो आपको बताना चाहता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा खतरनाक गैस है मीथेन जब वैश्विक तापन की बात होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 13 गुना ज्यादा वैश्विक तापन करने वाली गैस है। तो परमाफ्रॉस्ट और टुंड्रा से जुड़े क्या सवाल आते हैं कि टुंड्रा अगर पिघल गया या और पिघलता है तो विश्व में वैश्विक तापन की समस्या बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? सिद्धांत समझ में आया। क्योंकि टुंड्रा की बर्फ के नीचे मीथेन फंसी हुई है। वो मीथेन सृजित कैसे हुई सर? वो बनी कैसे? टुंड्रा के नीचे, बर्फ के नीचे जो भी वनस्पति फंसी हुई है, जब वो गलती सड़ती है तो वो मीथेन बनाती है। गलती सड़ती में आपको याद होगा, मैंने बताया था, वो गलना सड़ना आपके घर की सब्जी का सड़ना नहीं होता है, ये एक कार्बनाइजेशन का प्रोसेस है। सभी को समझ में आया? सर ये मैंने इन्वायरमेंट में पढ़ा था, बहुत अच्छी बात है। तो मेरा काम है कि आपको मैं उस बायोम में भी ले जाऊं और उससे जुड़ी समसामयिक समस्या से भी परिचित करा दूं, ऐसा कुछ है। तो मैं बताना चाहता हूं कि कनाडा का ही क्षेत्र भी ऐसा होगा। सोच सकते हैं आप, 70 से 80 दक्षिणी गोलार्ध में तो है ही नहीं। क्या मैं कह सकता हूं टुंड्रा केवल उत्तरी गोलार्ध में है? सभी लोग, कभी कभी यह भी प्रश्न आता है, केवल उत्तरी गोलार्ध क्यों बच्चों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में इन अक्षांशों में भूमि ही नहीं है। इन अक्षांशों में भूमि ही नहीं है। तो उत्तरी गोलार्ध में कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे, रूस, कनाडा, स्कैंडिनेविया और रशिया, ये इनके हिस्से आता है। क्या मैं कह सकता हूं कि ये थोड़ी देर को खुश हो सकते हैं, भाई सुनो, हमारे यहां तो मेल्ट होगा और इससे हमें गैस के संसाधन मिलेंगे। होंगे नहीं खुश? बिल्कुल होंगे। लेकिन विश्व के लिए अभिशाप होगा या नहीं होगा? विश्व के लिए अभिशाप होगा। बिल्कुल, अलास्का में भी हो सकता है। तो कनाडा से छूता हुआ अलास्का, यदि आप उसको यूएसए देखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए अलास्का। आशा है अब हमने पूरा मानचित्र आपको दिखा दिया, तो आप उसे जोड़ देंगे। अलास्का हुआ, रूस का साइबेरिया हो गया या नहीं हो गया? अब तो आप लोग समझदार हैं, आप लोग इतना विश्व देख चुके हैं, आप ही को चित्रण हो जाएगा। अरे सचिन सर, अलास्का भी तो हो ही सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर, टेक्सास अ काउ फार्म ब्लास्ट ड्यू टू मीथेन गैस प्रोड्यूस बाय रूमिनेटिंग एनिमल। तो बेटा वो तो यहां पर भी हो सकता है, टेक्सास में ही क्यों करना है? ठीक है, सभी लोग मेरे साथ
चलिए, कुछ लोग इसमें ग्रीनलैंड भी जोड़ना चाहते हैं। अब आप सारा अक्षांश जानते हैं, अपनी पेटी जान लीजिएगा। वापस आ जाऊं, क्या मैं इन दोनों पे टिक लगा सकता हूं बच्चों? टुंड्रा भी समझ में आ गया सभी लोग मेरे साथ? टाइगा भी हो गया, टुंड्रा भी हो गया, ये भी हमने कर लिए। मरुस्थल ये कौन से हैं? गर्म मरुस्थल। और ये कौन से? ठंडे मरुस्थल। गर्म मरुस्थल, ठंडे मरुस्थल। थोड़े चित्र भी देख लें मरुस्थलों के। ऐसे मरुस्थल है। मरुस्थल में अभी किसी ने प्रश्न पूछा कि सर खान सर ने कहा था पत्तों पर प्रश्न आते हैं, तो अब देखिए इन्होंने पत्ते हटा दिए, पत्ते हटा दिए। ये क्या है? एक तरह का अनुकूलन है। ये क्या है? एक तरह का अनुकूलन है। अनुकूलन क्या होता है? जैसा देश वैसा भेष। तो जब आपके पास पानी की कमी है, जब आपके पास पानी की कमी है, तो आप ऐसी चीजों को हटाना चाहेंगे जिससे पानी का लॉस होता है। और पत्ता अपना पानी कहां से, पेड़ अपना पानी कहां से लूज करता है? पत्ते से। तो क्या करेगा? पत्ते को छोटा करेगा, छोटा करेगा, अंततः क्या कर देगा? पत्ते हट गए, पत्ते की जगह क्या बन गया? कांटा बन गया। सभी लोग ठीक है? तो ये कांटे हैं, बड़े बड़े कांटे। सोनोरान, एरिजोना, एरिजोना, सोनोरान, ये हमारा कैलिफोर्निया का क्षेत्र ऐसा दिखाई देता। कभी जाने का मौका मिले ना मिले तो मरुस्थल मैंने आपको दिखा दिया। सहारा का मरुस्थल इस तरह का है, ये टूनिशिया का मरुस्थल है। इनमें क्या होते हैं? रेगिस्तान, यहां रेत ज्यादा है, यहां पर रेत ज्यादा है। कुछ जगहों पर रेत बहुत ज्यादा होगा। मरुस्थल भी कई तरह के होते हैं, मरुस्थल भी कई तरह के होते हैं। एक होते हैं रेतीले मरुस्थल, एक होते हैं पत्थर वाले मरुस्थल। पत्थर वाले मरुस्थल और रेतीले। अब रेत और पत्थर इस पे डिपेंड करेगी कि वहां पर अपर्दन की प्रक्रियाएं कैसी हुई। कुछ जगहों पे अपर्दन की प्रक्रियाएं रेत लाकर बिठा देती हैं उधर, और कुछ जगह से रेत उड़ाकर ले जाती हैं। तो ये अंतर होता है। दो तरह के मरुस्थल होते हैं। लेकिन मरुस्थल को रेत से ना जोड़ें। मरुस्थल को किससे जोड़ेंगे? तापमान से, आर्द्रता से। मरुस्थल को किससे जोड़ना चाहिए? मरुस्थल को किससे जोड़ना चाहिए? तापमान से या आर्द्रता से? तापमान से या आर्द्रता से? मरुस्थल को किससे जोड़ना है? एक बोला सर इसे जूम करें। हाँ, फिर उसके बाद तुम्हें महसूस होगा कि ऊंट है, ऊंट पे मोहर किस राजा की लगी हुई है, और ये लड़का है कि लड़की है। मास्टर आपको सारे के सारे मरुस्थल दिखाना चाह रहा है, कह रहा है सर जूम करके दिखाओ, ऊंट का नाम क्या है? धन्नो है। और बताओ। तो किसी ने कहा दोनों। बेटा दोनों नहीं है। मरुस्थल का मतलब आर्द्रता की कमी। मरुस्थल का मतलब आर्द्रता की कमी। क्योंकि मरुस्थल तो गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है। तापमान तो दोनों तो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, लेकिन आर्द्रता की कमी दोनों जगह है। ठंडे मरुस्थल में भी पानी की कमी है और गर्म मरुस्थल में भी पानी की कमी। ये नामीबिया का मरुस्थल है, बोट्सवाना का मरुस्थल है, ये साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का भी। तो विभिन्न तरह के मरुस्थल हैं। क्योंकि हमारी स्मृति में जब मरुस्थल आता है, मरुस्थल का मतलब रेत 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 होती है। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं मरुस्थल कई प्रकार के हैं और उसमें क्या हो रहा है, उसमें अलग अलग दशाएं हैं। बट एक चीज क्लियर है कि यहां पानी की कमी है। सर लेकिन यहां तो पेड़ भी हैं। बिल्कुल, पेड़ भी हो सकते। कहां हो सकते हैं? मरुस्थल में कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जिनमें भूजल होगा। उस जगह को ओएसिस कहते हैं, ओएसिस कहते हैं, जहां पर लोग रहेंगे। तो मरुस्थल में भी पानी के क्षेत्र हो सकते हैं। अब बहुत से लोग रो रहे हैं सर लाल रेत, लाल रेत, लाल रेत। अरे भाई, सूर्य की किरणें सुबह सुबह अगर फोटो लोगे तो लाल भी हो सकती हैं, और जो है दोपहर में लोगे तो पीली भी हो सकती। कैमरा का एंगल एकदम से अटका हुआ, सर लाल रेत, लाल रेत, लाल रेत। एक बात बताइए, जिस मरुस्थल के आसपास ऐसी चट्टानें हों, जिस भी मरुस्थल के पास ऐसी चट्टानें हों जिसमें कि लौह अयस्क हो, तो ऑक्सीडेशन होके लाल हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना? ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया? तो जो लोग एक्सपेंड करना चाह रहे थे, मैं इसको बड़ा जूम नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी सोच को जूम करना चाहता हूं। मरुस्थल के रूप तो देखिए। मरुस्थल में ऐसा नहीं कि मर रहे हैं सब। मरुस्थल में ओएसिस भी होता है, मरुस्थल में थोड़ी बहुत हरियाली भी होती है, मरुस्थल में चट्टानें भी होंगी, जानवर भी होंगे, जीव भी होंगे। ठीक है, और मरुस्थल ठंडे भी होंगे, बर्फीले भी होंगे।
लेकिन आप यहां पे देखेंगे कि जीवों की बहुत ज्यादा अहमियत हो जाती जानवरों की, उनसे चलते हैं। देखिए कुछ जगह पर यहां बर्फ गिर रही है, ये पैटागोनिया है मरुस्थल। ये वाले दो विशेष मरुस्थल मैं आपके पास लाना चाहता हूं, टकलामकान और पैटागोनिया। ये बच्चों ये क्षेत्र आपको दिखाना चाहता हूं। आपको कई बार कई छात्र मुझसे ऐसा लिखते हैं कि सर वृष्टि छाया क्षेत्र में कैसा लगता होगा। तो बच्चों ये वृष्टि छाया क्षेत्र है, पैटागोनिया। उधर एंडीज है, एंडीज से जो हवाएं आ रही हैं, देखिए बादल बन गए, पहाड़ों के ऊपर बादल बन गए, लेकिन जब नीचे उतरी हवा तो सूखी हवा आई। देखिए यहां पर सब सूखी हवा है, तो ये वृष्टि छाया मरुस्थल भी होते हैं। सभी लोग को समझ में आया? तो कोशिश ये है कि आपको सब तरह के मरुस्थल दिखाए जाएं, ताकि आपकी सोच विकसित हो सके कि मरुस्थल के बारे में जब प्रश्न आता है तो मरुस्थल में ऐसा नहीं है कि वहां पर केवल और केवल पानी की कमी है या केवल रेत ही रेत है, सब तरह की चीजें। ठीक है। टुंड्रा, अभी हमने इसकी बात की, टुंड्रा देख लें। टुंड्रा ये पेटी है, टुंड्रा की पेटी। तो टुंड्रा कैसा दिखेगा? टुंड्रा आपको दिखाई दे रहा है। टुंड्रा में घास फूस, सर अभी तो वहां पर नहीं होती, 3 महीने तो आएगी, 3 महीने आएगी। सर ये तो बड़े सुंदर पौधे हैं, इनको कहा जाता है रोडोडेंड्रॉन। फिर कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। ये ऐसे सुंदर सुंदर छोटे छोटे फूल मिलते हैं, 1 महीने के लिए पनपेंगे और फिर ये झाड़ी दब जाएगी, इसके ऊपर बर्फ आ जाएगी और फिर ये बर्फ के नीचे सड़ेंगे तो क्या बनेगी? बर्फ के नीचे सड़ेंगे तो क्या बनेगी? जल्दी बताइए। आज सभी लोग लगे हुए सर जौनपुर में आंधी आ रही है, अयोध्या में तूफान आ रहा है। भाई आ रहा है, मौसम है, बिल्कुल है। 2 दिन से दिल्ली में हल्की ठंडक है। मेरी कल किसी से देहरादून में बात हो रही थी, उन्होंने कहा और भी ठंडक है। तो वायुमंडल में हवा चलती है, क्यों नहीं चलेगी? ठीक है। ये जब तक बर्फ नहीं थी, अब बर्फ बन गई तो ये कहां चले गए बच्चों? बर्फ के नीचे दब गए। अब बर्फ के नीचे सड़ेंगे तो क्या बनेगी? मीथेन बनेगी। दिखाई दे रहा है, कुछ बर्फ कुछ हरियाली, ये है। बट क्या नहीं है यहां पर बच्चों? पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है। तो रूस में ये कौन सी ऋतु हुई? रूस की ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में देखेंगे कुछ हिस्से बर्फीले हैं, कुछ में झीलें बन गई हैं। और मैंने कहा नॉर्वे, रशिया, ये तो खुश हो गए, इनके लिए तो ये जगह मिल गई ना, खुल के मिल गई या नहीं मिल गई? सभी को समझ में आया? क्लियर है? तो टुंड्रा भी क्लियर हो गया सभी लोगों को? भूमध्य सागर पे आना है, यहां तक क्लियर मुझे दे दीजिए कि सर यहां तक क्लियर हो गया। टुंड्रा भी क्लियर हो गया या नहीं हो गया? चलिए, तो 70 से 80 के बीच में लोग रहते होंगे ना टुंड्रा में? हाँ हाँ बिल्कुल, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सारे लोग, वहीं रह रहे हैं। 70 से 80 में भी रहते होंगे। अरे भाई टुंड्रा है। अब जो थोड़े बहुत रेन डियर जो हैं यहां पर कौन से होंगे? पेस्टोरल नोमैडिज्म, जो हमने कहा ना, होने को तो ध्रुवों पर भी एस्किमो रहते हैं कि नहीं रहते हैं, तो जनजातीय लोग रहते हैं। आप खुद अपनी समझ लगाइए, जब यहाँ पे बहुत संसाधन नहीं होंगे, रहने की दशाएं अनुकूल नहीं होंगी, तो आबादी बहुत कम होगी ना बच्चों। सर यहाँ भी लोग तो रहते होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल रहते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, मुझसे डाउट भी पूछते हैं। ठीक है सर, क्या अंडमान निकोबार में भी मीथेन मिल सकती है? अब संजीव गिरी ने अपना कोई बुद्धि लगानी नहीं है। तो बच्चों मीथेन कहां मिलेगी? मीथेन कहां मिलेगी? जहां मरीन ट्रांसग्रेशन हुआ है, जहां मरीन ट्रांसग्रेशन हुआ है। अब तो पूरी की पूरी प्रक्रिया बता दी थी, तेल कैसे बनता है, वो कैसे बनता है। तो अगर वहां पर ऐसी प्रक्रिया है तो हो सकती है, लेकिन वहां पर क्या हुआ है? वहां पे तो प्लेट टेक्टोनिक्स है, एक प्लेट नीचे गई है, वहां पे तो वोल्केनिक हुआ है, तो वो तो वैसा क्षेत्र नहीं। समझ में आया? तो कुछ अब इतना तो समझो कि भूगोल में हर चीज का कारण है। बोलोगे सर हमारे मोहल्ले में मीथेन निकल सकती है। अब जब मास्टर हैं ही, शाम को मिले थे 6 से 8, तो हम कहे पूछ लिए कि हमारे मोहल्ले में मिल सकती कि नहीं मिल सकती। तुम्हारे मोहल्ले में भी मिल सकती है, चीजें सड़नी तो है। नाले से क्या निकलती है? मीथेन निकलती है। नाले से, गटर से बिल्कुल मीथेन निकलती है। बोला सर अंडमान निकोबार से भी निकल सकती है। सर जब आप मीथेन बता ही रहे हैं तो अंडमान निकोबार काहे नहीं? फिर कोई बोलेगा सर हम भोपाल में रहना, भोपाल का भी बता देते, लगे हाथ लगी रहा है तो। फिर कोई बोले सर जौनपुर में तो बारिश भी हो रही है, सर बारिश में मीथेन निकलेगी क्या? ठीक है। फिर वो कोई बोलेगा सर तो मजाक उड़ा रहे हैं। अरे मजाक वाला सवाल तुम पूछते हो यार, हम तो मजाक में सिर्फ भागीदारी करते हैं। तुम उड़ाए, हम उड़ाए क्या? हम तो छती तोड़ के निकल गए।
तुम कोशिश तो करो चंपक सवाल की। जब तुम हमसे ऐसी बहकी बहकी बातें करोगे आधे नशे वाली, तो हमें कौन रोकेगा? सोचो तो सही। बैठे बैठे कुछ भी सर, इधर भी मीथेन मिलेगा। या तो हमने पढ़ाया ना हो, तब तो समझ में आता भाई। 2 दिन पहले बहुत अच्छे से बताया भाई कैसे बनती है, पूरी प्रक्रिया समझाई। तेल ऐसे बनता है, ऐसे निकलता है, कुछ कुछ दशाएं हैं, आदर्श स्थिति में हो जाएगा। भारत में भी 3 क्षेत्र ऐसे बता दिए थे कि जहां पर मरीन ट्रांसग्रेशन हुआ था। कृष्णा गोदावरी बेसिन बताया, राजस्थान का क्षेत्र बताया, आसाम भी बताया। सर कश्मीर में हो सकती मीथेन? हाँ हो सकती, अब क्या ही बताएं, हो सकती कि नहीं हो सकती? क्या कश्मीर में मीथेन हो सकती? अच्छा सवाल है। जब सवाल आ ही गया और मास्टर जी जब आनंद ले ही रहे हैं अपने पढ़ने पढ़ाने में, तो मास्टर जी आपको कुछ और भी बताना चाहते हैं। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात, ये क्या है? ये क्या है? एक पर्वत। ठीक है, उष्ण, उपोष्ण, तोष्ण, शीत और बर्फ। बच्चों जो मैंने आपको अक्षांश में बताया, जो मैंने आपको अक्षांश में बताया, जो मैंने आपको अक्षांश में बताया, वो ऊंचाई पर भी लागू होता है। जो हमने अक्षांश में बताया ना बच्चों, ऐसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसमें भी हमने ऐसे ही किया ना, उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण, शीत, बर्फीला किया था। ये क्या है? अक्षांशीय ताप परिवर्तन, लैटिट्यूडनल हीट डिफरेंस, है ना। अब कोई बच्चा बोला कि सर इसके नोट्स कैसे बनाए? तो ये आपकी हेडिंग, ये आपका चित्र, और इसके साथ अपनी भाषा में एक अनुच्छेद लिख लें। अगर अपनी भाषा में अनुच्छेद लिखेंगे तो क्या आपकी सचमुच की लेखन की प्रैक्टिस होगी कि नहीं होगी? होगी। हाँ ये जरूर है कि स्कूलों में मास्टर ने आपको मेंढक की तरह लिखना और टर्राना सिखाया, वो मना कर रहा हूं मैं। तो आपको थोड़ा सा असहज लग सकता है, असहज लग सकता है कि आपको आपके शिक्षक ने बताया जैसे जैसे अक्षांश में हम ऊपर जाते हैं तो तापमान कम हो जाता है और अलग अलग पेटी बनती, उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण और शीत। ऐसा ही है। अरस्तु के सिद्धांत पे मैं आपको बता चुका हूं। क्या आप एक छोटा सा अनुच्छेद लिख सकते हैं इस पे क्लास के बाद? लिख लेंगे तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेकिन वो कभी नहीं लिखेंगे जब तक कोई आपको डिक्टेशन ना दे, लिख नहीं सकते। उसके बाद कहते हैं हमें उत्तर लेखन नहीं आता। तो वो आपकी मर्जी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। पुरानी आदत है स्कूलों की, वो पड़ी हुई है कि भाषण दो तभी मैं लिख पाऊंगा। लेकिन जो समझदार छात्र हैं कि अरे ये तो बहुत सही है, ये तो ऊंचाई के साथ भी हो रहा है, इसे क्या कहा जाता है? उच्चावच आधारित ताप परिवर्तन। चलिए तो बहुत कठिन शब्द है उच्चावच। भाई आपका हिंदी माध्यम है तो आप लिखेंगे ना अल्टीट्यूडनल, अल्टीट्यूडनल चेंज। और ये क्या है बच्चों? लैटिट्यूडनल चेंज। समझ में आया? तो बच्चों तापमान जो है ऊंचाई के साथ भी बदलता है और तापमान जो है अक्षांश के साथ भी बदलता है। और मुझे पता है यहां पे बहुत से सीरियस बच्चे हैं, मेरी बात को बहुत सीरियसली लेते हैं। वो आज क्लास के बाद नोट्स भी लिख देंगे और मुझे उनमें विशेष रुचि है क्योंकि वो अपने विकास पे काम कर रहे हैं। मुझे उनमें नहीं है कि पुराना साहब बर्फ है सर, उधर नदी कैसे जा रही है। अरे बताया, दिमाग दिमाग, साइंस वो है ज्योग्राफी की, ढाल है, नदी इसलिए जा रही है ना। तो एक बात बताइए, अगर आप इससे सहमत हैं तो क्या यहां पे टुंड्रा नहीं होगा? क्या यहां पे टाइगा नहीं होगा? सोच के देखिए। आप चले जाइए माउंट एवरेस्ट,
माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई होती है, उसका बेस कैंप पे लोग चढ़ते हैं। आपको टुंड्रा भी मिलेगा, टाइगा भी मिलेगा। जितने भी लोग उत्तर भारत में उत्तराखंड या हिमाचल में कभी किसी हिल स्टेशन गए हैं तो वहां पर आपने ऐसे वाले शंकुधारी पेड़ देखे हो, टाइगा होता है। आप थोड़ा और ऊपर चले जाइए, जहां आपने नंदा देवी की बात सुनी होगी और फूलों की घाटी सुना होगा। एक मशहूर हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी। वहां पर भाई साहब टंडरा है। तो ये टाइगा और टंडरा, टाइगा और टंडरा समझ लीजिए तापमान से जुड़ी हुई अवस्थाएं हैं। ये अक्षांशों में भी मिल सकती हैं, तो ये इसमें भी मिल सकती ऊंचाई में। तो क्या जम्मू कश्मीर में बर्फ के पिघलने से कुछ क्षेत्रों में क्या थोड़ी मीथेन हो सकती है? मे भी हो सकती, बिल्कुल हो सकती। सर भूकंप आ जाने से मैग्मा बाहर को आता है तो पृथ्वी अंदर से खोखली हो जाएगी। ये सौरभ कुमार, मेरे ख्याल से शायद सौरभ कुमार ही हैं, ये शायद पिछले 15 लेक्चर से यही इसी सोच में फंसे हुए हैं कि जब भूकंप आएगा तो मैग्मा बाहर आएगा। तो पहली बात, भूकंप में नहीं आता बेटा सौरभ कुमार, आप क्लास कर नहीं रहे हो। ज्वालामुखी में आता है मैग्मा बाहर। पहली बात तो भूकंप में जरूरी नहीं है मैग्मा आएगा, ठीक है, ज्वालामुखी में मैग्मा बाहर आएगा। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि अंदर से अगर मैग्मा बाहर आ गया सर तो पृथ्वी के अंदर से खोखली नहीं हो जाएगी। पृथ्वी आप सोचिए गोलगप्पा नहीं हो जाएगी, वो जो खाते पानी पूरी फुचका जो आप खाते हैं। तो ये सौरभ की बड़ी तगड़ी वाली चिंता चल रही है। ये पिछले मेरे ख्याल से ये मैंने आज से 20 क्लास पहले भी पढ़ा था कि किसी बच्चे को चिंता है पृथ्वी जो है अंदर फुचका ना हो जाए, पृथ्वी जो है गोलगप्पा पानी पूरी ना हो जाए, सब माल तो निकल आया, कभी धंस गई तो ये केंद्र में ही ना गिर जाए। तो चचा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कुछ जगह पर मैग्मा बाहर भी जा रहा है तो कुछ जगह पर पृथ्वी की जो सतह है लिथोस्फीयर अंदर जाकर पिघल भी रही है। तो एक तरह का चक्रण हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहां से खाली होता जा रहा है, तुम टेंशन में हो कब कब भैया मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, बीच में फुचका फूट गया और मैं अंदर चला गया, जैसे पानी पूरी में पानी उसमें थोड़ा आलू और मटर की तरह चला गया तो क्या होगा। तो ये बहुत मासूम सवाल है। पिछले 20 क्लास से मैं पढ़ रहा हूं इसको, मैं सोच रहा हूं कि कहीं तो पढ़ेगा बेचारा, कहीं तो किताब खोलेगा, बट ये किताब न खोलने की कसम खाए हुए हैं, क्योंकि इनको क्या चाहिए, डिक्टेशन आएगा तब तो समझ पाएंगे, तब अच्छा लगेगा। तो भाई बता दिया, इतनी चिंता में मत रहो, बेकार में हृदय चाप मत बढ़ाओ, ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ कि अंदर तो भाई खोखला होता जा रहा है, कब क्या हो जाए, सब मामला बाहर आ रहा है। अगर आ रहा है तो अंदर जा भी रहा है। ये पृथ्वी का लिथोस्फीयरिक डायनामिज्म है। और जिसने भी ये पूछा है सौरभ चचा को मैं बताना चाहता हूं, और बाकी लोग भी, मुझे नहीं पता उनका नाम सौरभ है सुरभि है जो भी हो सकता है, कि बेटा इस पे एक चर्चा हुई है जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। मैंने बताया है कि किस तरह से प्लेटें अंदर जाती और किस तरह से वो पिघल कर वो मैग्मा बनकर आती। बट शायद आपका उससे क्लास से कोई खास नाता नहीं होगा, इट्स ओके। और आपका तब से सुई अटकी हुई थी, मैंने कई बार पढ़ा, मतलब मेरे पास चैट में आता है, बच्चे बताते हैं कि सर ऐसा प्रश्न हो रहा है कि अंदर से खोखली हो रही, क्या कीजिएगा। तो इस तरह का खोखलापन जो है ना, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था में आ गया है कि ऊपर से आवरण तो बहुत अच्छा लगता है नोट्स का, लेकिन अंदर मामला फुचके वाला है, पानी पूरी वाला। ज्यादा प्रेशर दिया तो यूपीएससी में एकदम क्रैश हो जाएगा। वैसा ना बने, अपने अंदर की जमीन पकड़ के रखें। सभी लोगों से इससे मुझे याद आया कि बहुत से बच्चे मुझसे कहते हैं कि मुझ पे बहुत दबाव है पेरेंट्स का और ये और वो, तो हम क्या करें। तो मैं आप सभी लोगों से एक चीज बताना चाहता हूं, ये मुझे जान के बहुत हैरानी हुई कि बहुत से लोगों के पास ये स्ट्रैटेजी नहीं थी। तो वो चीज ये है, पहली बात कि एक उदाहरण ले रहा हूं बच्चे, जिस दिन आपने एग्जाम दिया 2024 मई में आपने प्रीलिम्स दिया, ठीक है, आपने अभी 2023 में क्या ज्वाइन कर लिया, केजीएस ज्वाइन कर लिया, और आपने सब में घोषणा कर दी अब तो मैं आईएएस हो ही रहा हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। फिर चाहे पृथ्वी के अंदर खाली हो चाहे ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पृथ्वी खोखली होती जा रही, सब कुछ है, वो आपका डर है, निकाल दीजिए। आपने घोषणा कर दी, अब आप परीक्षा कब दोगे, 2024 में, ठीक है। अब ऐसा जैसे ही घोषणा करते हैं ना, तब एक प्राणी प्रकट होता है, वो होता है पड़ोसी, मौसी, चचा, ठीक है,
सोनू के पापा, मोनू के पापा, ये 2023 से पूछने लगेगा क्या हुआ बेटा, आईएएस हुए नहीं? नहीं नहीं, अभी तो प्रीलिम्स की तैयारी चल रही। फिर 2 महीने बाद पूछेगा हुए नहीं? मौसी पूछेंगे अरे वो तो आईएएस की तैयारी कर रही थी, कब तक? ठीक है। उसके बाद एक खां साहब आएंगे, वो कहेंगे कि भाई साहब आपने कर लिया ये सब, कहां फंसे हो, इसको खत्म करो, कितने वर्ष लोगे? फिर आपका आएगा प्रारंभिक। आप उसे कह रहे हो चिंता मत करो, मई 24 को मैं पास होने वाला हूं। ध्यान दीजिए, जिसने भी मई 24 को परीक्षा दी, मई 24 से पूरी परीक्षा का क्रम बच्चों, आपका अक्टूबर में मेंस आएगा और आपका मार्च अप्रैल में इंटरव्यू आएगा, फिर मई में रिजल्ट आएगा, मई 2025 में, और आप एकेडमी बच्चों अगस्त में पहुंचोगे, अगर पहली अटेम्प्ट में हो गए तो 2025। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, ये बुआ, मौसी, फूफा, फूफी, दोस्त, पड़ोसी सबको बता दो, एजीएस में आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, रिजल्ट 2 साल बाद आता है। 2 साल तक मेरे लिए दुआ करो, नारियल फोड़ो, लड्डू चढ़ाओ, बीच बीच में आकर जान मत लो। पहले ही बताओ, सबको क्लैरिटी दे दो। जिसको भी नहीं पता था, ऐसा हो जाता है ना कि ऐसा लगा अरे आंसर ने एकदम से आंदोलन ले आए कि हम लोग सब लोग जो है आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, तो मैं भी करना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। परीक्षा का पता ही नहीं, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं अधिकांश परीक्षा ऐसी होती हैं कि ये परीक्षा दिया और आप पास होने के बाद अगला क्रम शुरू। यहां तो एक लेग यहां भाई पूरा 1 साल का है। और खुदा ना खास्ता अगर कहीं पर ये अटक गया, ये अटेम्प्ट अटक गया और आप इसमें क्लियर नहीं हुए, तो 2025 में 0 से शुरू होता है, फिर जाके 2026 आएगा। क्यों बता रहा हूं ये, क्यों बता रहा हूं? पहली चीज आपको पता होना चाहिए। आपको बहुत से लोगों को सुना मैंने कि सर हमें उसके बारे में पता ही नहीं था कि किस तरह से हमें अपने कोर्स को अपने हिसाब से अपने अनुरूप ढालना है। तो मुझे यह भी लगा कि बहुत से बच्चों को ये लगा बस परीक्षा दो और आईएएस बन गए। परीक्षा लंबी है, मैराथन रेस है। उस दिन भी कहा था आपको और आपके निकट के सारे परिवार के सदस्यों को पता होना चाहिए कि इसमें धैर्य भी रखना होगा, और आप भी धैर्य रखिए। मेरे पास ऐसे ऐसे छात्र हैं जिनके पहले अटेम्प्ट से मुझे पता था ये बच्चे पास हो जाएंगे, और उन्हें भी 2-3 अटेम्प्ट लग गए। उन्होंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा, मैंने उन पे विश्वास नहीं खोया। हाँ, ये जरूर है कि लोग इधर उधर उनसे सवाल जरूर पूछते थे, अरे अभी भी नहीं हुआ, तभी भी नहीं हुआ। वो उनको सिर्फ हाँ या ना कह के निकल जाते थे, लेकिन अंदर से उस चीज का कोई बुरा नहीं मानते थे, ना टूटते थे, ना टूटने देते थे अपने विश्वास को। तो बहुत से छात्र ऐसा सोचते हैं, ज्यादा इस परीक्षा के बारे में पता नहीं है। तो जब आप 2023 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, 23 वाले तो अभी इस क्लास में जैसा मेरा मानना है नहीं होने चाहिए थे, वो तो एकदम किताब में होने चाहिए। वो तो हथौड़ा दे के मारे, अब एकदम लोहा गर्म हो चुका है। लेकिन अगर 24 वाले मेरे साथ हैं बच्चों, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं अपनी अपेक्षाओं को राइट साइज कर लीजिए। और जब आप मुझसे ऐसी बात करते हैं कि सर पृथ्वी के अंदर से सब माल निकल आया, इस फोड़े में से सारी मवाद निकल आई, अब तो फोड़ा पिचक जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा मैंने कहा ना, भूगोल को रटना नहीं है। भूगोल क्या, मेरा तो ये मानना रहा है किसी भी विषय को रटने की कोई जरूरत नहीं है, और किसी भी विषय की केवल परिभाषाएं इकट्ठी करना वो तो किताबों में भी लिखी हुई है। वो गोलगप्पे का बाहरी आवरण है, अंदर से खोखला बना सकता है हमें। तो उसकी जड़ें हमारे पास होनी चाहिए कि ये परिभाषा मैं खुद भी सृजित कर सकूं। परिभाषा है क्या? इसी की एक व्याख्या है ना, आपसे ही तो यूपीएससी व्याख्या करवाता है। आप सोचिए यूपीएससी के प्रश्न कैसे हैं मुख्य परीक्षा के, इसकी व्याख्या करिए, इसकी व्याख्या करिए। भारत में जलवायु परिवर्तन से होने वाली कृषि की चुनौतियों की व्याख्या करिए। भारत में जियोपॉलिटिक्स को लेकर तेल की कीमत में आए बदलावों से भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या करिए। आप ही तो व्याख्याकर्ता बनेंगे कल, और आप मुझ पे आश्रित हैं, सचिन सर जो है डेफिनेशन देंगे। तो सोचिए, ठीक है? तो हौसला रखिए, विश्वास रखिए। जब भी आप परीक्षा देंगे, जिस भी वर्ष में आप देंगे बच्चे, 1 साल का सतत प्रयास लगेगा, और सब कुछ छोड़ के लग जाइएगा उसमें। अभी तो आप क्या कर रहे हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही 2024 का प्रीलिम्स दे दिया, तब तो आप रेस में एंटर करते हैं। ये रेस मैराथन है, इसलिए भी कई बार कहता हूं ये छोटी छोटी चीजों में फंसना नहीं है। सर मुझे परिभाषा नहीं मिली, अरे इसके नोट्स कैसे बनाऊंगा मैं? आपके लिए तो बनाया है चित्र।
आप लिखिए कि जिस तरह से अक्षांशों में निचले अक्षांशों से ऊपरी अक्षांशों में जाने में तापमान बदलता है, उसी तरह उच्चावच यानी ऊंचाई ऑल्टीट्यूड के साथ भी यही नियम लागू होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब ये बात बताइए, तो स्कूलों में भी हमने पढ़ा, ऐसे ही तो बनते हैं नोट्स, बनते कि नहीं बनते? ठीक है। कामरान जी कह रहे हैं तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, चोर मचाए शोर। बहुत बढ़िया, आपने जहां से भी उठाया ये कथन। अब बहुत हो गया इस कथन का, इसकी उम्र निकल गई, अब जरा भूगोल पे ध्यान दीजिए, है ना। इतनी शांति से करो कि आपकी सफलता शोर मचाए। तो ये जो आप अभी शोर मचा रहे थे इस कमेंट से, थैंक यू, हमारा आत्मविश्वास इससे बड़ा है। तो शांति से पढ़िए, लेकिन अपने दिमाग को खोल के पढ़ेंगे। सभी लोगों को समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं आप लोगों के साथ टाइगर 1 पे आना चाहता हूं और विषुवतीय पे आना चाहता हूं। ये सॉरी, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय क्या कहूंगा इसे, बायोम। विशेष है, बहुत ही विशेष, बहुत अहम। ठीक है, लिख लीजिए। जल्दी से लिख लीजिए। सभी लोगों से कुछ आग्रह कर रहा हूं कि जल्दी से सर्कल बनाएंगे, फिर नहीं तो धरती खोखली रह जाएगी, अंदर से सारा माल निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बिंदु विषुवत रेखा है। इसको ऊपर नीचे 5-5 डिग्री करके, 5 डिग्री दक्षिण, 5 डिग्री उत्तर, 0 डिग्री, इसको एक पेटी कहा जाता है। इसे क्या कहा गया? विषुवतीय पेटी, अंग्रेजी में इक्वेटोरियल बेल्ट। ठीक ऐसा ही 30 डिग्री पर भी एक पेटी बनती है, 60 डिग्री पर भी एक पेटी बनती। मैं बना दूं? बिना सोचे जल्दी से बना लेंगे। तो बायोम का मतलब क्या होता है बेटा? बायोम आप पहली क्लास में आए हैं। इसे बायोम का जो है BIOME, इसको हम जीवोम भी कहते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी? बायोटिक रीजन। हिंदी में इसे कहेंगे जैविक क्षेत्र। एक ऐसा जैविक क्षेत्र जिसकी चारित्रिक वनस्पति या जीव होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक प्लांट्स एंड एनिमल्स का एक क्षेत्र बायोम कहलाता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, शायद आपने वो क्लास नहीं देखी हो। सभी लोग मेरे साथ? तो अभी तक बच्चों हमने क्या बनाया था? अभी तक हमने बनाया था ऐसा कुछ, ये इक्वेटर, ये 30, ये 60, और फिर हमने ऐसे पवने बनाई थी, याद है सभी लोगों को? तब हम केवल रेखा खींचते थे, लेकिन आज हमने क्या किया, बड़ी पेटी बना दिया। तो 30 डिग्री की पेटी को क्या कहते हैं? ये उच्च दाब की पेटी है, उच्च दाब की पेटी। ठीक है, और ये निम्न दाब की पेटी है। सभी लोग को समझ में आए? ये पेटी है।
ये जो हवाएं चलती हैं, हवाएं जो चलती हैं, ये इन पेटियों के बीच में चलती हैं। इसे क्या कहा हमने? वाणिज्यिक पवन, ट्रेड विंड। और इसे क्या कहा था हमने? पछुआ पवन। वेस्टर्ली। कितने लोगों को याद है? सभी लोगों को याद है? अब मैं कुछ लिख रहा हूं बच्चों। यहां पर यह हवा नहीं चलती। यह हवा यहां नहीं चलती, इस पेटी में नहीं चलती। क्यों नहीं चलती यह भी बता देना चाहता हूं। दक्षिणी गोलार्ध से ऐसे पवन आती, ऐसे पवन आती, ऐसे आती। ये दक्षिणी गोलार्ध की पवन है, ये उत्तरी गोलार्ध की पवन है। सभी लोग मेरे साथ। दक्षिणी गोलार्ध की पवन वाणिज्यिक ट्रेड यहां की है, तो ये दोनों हवाएं यहां पर आके जब टकराती हैं तो ये ऊपर उठ जाती हैं। मैं आपको चित्र बना के दिखाना चाहता हूं। ये 30 डिग्री उत्तर है, ये 30 डिग्री दक्षिण है, और ये बच्चों विषुवत रेखा है। तो यहां से पवन आ रही है ऐसे, और यहां से पवन आ रही है ऐसे, और ये जब दोनों आपस में टकराती हैं, और ये क्षेत्र गर्म है, गर्म क्षेत्र है, गर्म होकर यहां से उठने लगती। समझ में आया? तो विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा की जो ये पेटी है, इस पेटी में क्या हो रहा है बच्चों? हवा चल रही है या हवा उठ रही है? इसे तो हम पवन कहते हैं बच्चों। दिस इज कॉल्ड पवन। पवन को हम बोलेंगे विंड, पछुआ पवने या वाणिज्यिक पवन, ठीक है। लेकिन ये जो उठती हुई हवा है, इसको क्या कहते हैं? करंट। ये हवा यहां उठ रही है, ठीक है। जब ये उठती है तो बच्चों ये क्या करती है? ठंडी हो जाती है। ठंडी होने से क्या होगा? जब ये हवा ठंडी होगी तो क्या होगा? इसके अंदर का जो जलवाष्प है वो संघनित हो जाएगा, और क्या बनेगा? बादल। सभी को समझ में आ गया विषुवत रेखा पर क्या हो रहा है? टेस्ट सीरीज देख लो यूट्यूब पर, बहुत हेल्पफुल रहेगा। प्रभु राज यादव, प्रभु राज यादव, क्या कोचिंग वोचिंग चला रहे हो क्या? बहुतों का नुकसान हो चुका है इन सब टेस्ट सीरीज से। क्या बेच रहे हो बेटा? इन बच्चों को ये नहीं पता कि अंदर से लावा निकलेगा तो फुचका बनेगा, क्या बनेगा। तुम टेस्ट सीरीज से पास करवाओगे? हैं? दुकान चला रहे हो? यहां मत चलाओ यार, बच्चे बड़े विश्वास से आए हुए हैं। इतने लोगों की हाई लोगे तो क्या ही होगा, है ना। टेस्ट सीरीज लगा लो। ये लगा सोचा कि हमारा भाई की वो है, दुकान ही चला ले। क्यों किसी के सपनों से खेल दो। और टेस्ट आप ही ने बनाए क्या? आप ही ने प्रश्न इधर से उठाए क्या? सरविंद कहें सर 60 डिग्री पर लो प्रेशर कैसे होगा? बेटा ये भौतिक भूगोल में बताया जाएगा। यहां तक का समझ में आया सभी लोगों को? ये जो अपवेलिंग वाला है बेटा, अपवेलिंग मत लिखो, वो जल पानी में होता है, ओशंस में होता है, ऐसा ना करें। सभी लोगों को समझ में आ गया? इस पेटी में ये हो रहा है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूं। तो 30 डिग्री पर क्या हो रहा होगा? यहां भी तो एक पेटी होगी ना। तो ये जो हवा ऊपर जा रही है बच्चों, ये जो हवा, और चित्र भी बना लीजिए आप, ये जो हवा ऊपर जा रही है नीचे इधर गिर रही है, इधर आती है और इधर गिरती है। उठती हुई हवा ठंडी होती है, तो गिरती हुई हवा क्या हो जाती है बच्चों? गर्म हो जाती है। तो 30 डिग्री का एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? 30 डिग्री वाली पेटी क्या हो जाएगी? शुष्क और गर्म।
ये क्या है, गर्म तो थी लेकिन बारिश होने की वजह से क्या हो गई, आर्द्र। सभी लोग मेरे साथ, 30 डिग्री की पेटी में क्या हो रहा है, हवाएं नीचे आ रही हैं, इसको अंग्रेजी में हिंदी में कहते अवतलन हो रहा है। एयर इज सिंकिंग और यहां पे एयर इज राइजिंग, हवा का उत्थान हो रहा है। सभी लोग मेरे साथ, ठीक है। कोई वाताग्र नहीं है बेटा, वाताग्र 30 से 60 में होता है, यहां की बात हो रही है। समझ में आया, ये हवा संवहन से हो रही है, कोई इसे वाताग्रीय कह रहा है तो वाताग्र नहीं है, ये संवहन से उठ रही है, ठीक है। सभी लोग मेरे साथ, यहां तक क्लियर। अब किसी ने मुझसे पूछा बायोम क्या है, तो मैंने बता दिया बायोम। तो बच्चों मैं भी बायोम पढ़ा रहा हूं, आपके इन्वायरमेंट के टीचर भी बायोम पढ़ा रहे होंगे। मेरा काम क्या है, विश्व के बायोम की स्थिति बताना, विश्व के बायोम कहां पर हैं। भूगोल क्या बताती है, भूगोल का काम क्या है, वेयर, कहां पर है। मैं उसके साथ आपको उसके कारण बता देता हूं, वो तो मुझे लगता है कि कारण से समझ में आना चाहिए। तो जो आपके सर वहां पढ़ा रहे हैं, इकोलॉजी के सर, उनको निश्चित रूप से भूगोल नहीं दिखाना होता, वो अपनी तरह से परिभाषित करेंगे तो आप उसको भी समझें, ठीक है। तो किसी ने कहा सर वो इकोलॉजी वाले सर ने भी बताया है बायोम, फिर भी ये लोग पूछ रहे हैं, तो आप समझिए उनका और मेरा, जैसे मैंने कहा ना, जब मैं आपको विश्व भूगोल पढ़ा रहा हूं, विश्व इतिहास में काम आएगा। अगर मैंने आपको सारे बायोम जो है दिमाग में बिठा दिए कि यहां पर होंगे, तो जब आपके इन्वायरमेंट के टीचर जब बायोम बताएंगे तो आपको वैसी क्लैरिटी होगी कि नहीं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि टीचर्स के साथ के जो जुड़ाव होते हैं ना, उनका लाभ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सभी लोग, इतना क्लियर। सर बोल रहे थे आप भी बायोम बताएंगे, तो मैं बता रहा हूं बच्चों, तो आप समझ रहे हैं मेरा वाला एरिया और उनका वाला एरिया में अंतर है। मेरा वाला एरिया भूगोलिक दशा स्थिति, वहां का तापमान, वहां का आर्द्रता, ये मेरा काम है, और बाकी जो वहां पे जो बनावट होगी वो आपको वो बताएंगे, ठीक है। तो 30 डिग्री नहीं समझ आया कि कैसे गर्म हवा हो जाती है। भाई जब हवा उठती है, जब आप हिल स्टेशन पे जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, तो तापमान कम हो जाता है ना, उठती हवा ठंडी होती है, और उसका ऑपोजिट जब पहाड़ से जब नीचे उतर के आएंगे तो वापस गर्मी बढ़ जाएगी ना। तो ये जब हवा जब अवतलन होता है नीचे, तो कंप्रेशन होता है, हवा दब जाती है, सारे मॉलिक्यूल एक साथ आ जाते हैं, तो उससे तापमान बढ़ता है। अब ये विज्ञान है, तो अभी जब विज्ञान की हमें समझ ही नहीं है, तो क्या हम मान के चल सकते हैं कि सर ने आपको जानकारी दी, सर ने आपको जानकारी दी कि उठती हवा ठंडी हो जाती है। आप कल्पना में सोच सकते हैं, जब आप हिल स्टेशन पहाड़ों पे जाते हैं तो ठंडक हो जाती है ना, आजकल गर्मी चल रही, लोग पहाड़ों पर जाते हैं, लेकिन जब उस पहाड़ से आपकी छुट्टी खत्म होगी, जब वापस आएंगे नीचे आते हैं, तो फिर से तापमान बढ़ने लगता है ना। तो जब चीजें नीचे आती हैं, अवतलन होता है, तो तापमान बढ़ता है। अब तापमान की बात चल रही है, तो कोई आर्द्रता लेकर आएगा, और यहां पे गर्म हवा है इसलिए उठ रहा है। सभी को समझ में आ गया। तो अब मुझे बताइए, सभी लोग मुझे बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि आपके शहर में आपके ऊपर तो बारिश हो रही है, आपके ऊपर तो बारिश हो रही है, लेकिन बाकी लोगों पर नहीं हो रही है। ऐसा हुआ है कभी? ऐसा कभी देखा है कि जहां आप खड़े वहां बारिश हो रही है? नहीं है। कभी कभी आपने यह भी देखा होगा कि बारिश भी हो रही है और सूरज भी चमक रहा है। यह भी देखा है कि नहीं? हाँ सर, हो तो जाता है। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बारिश किससे जुड़ी है? बादल से। छोटा सा बादल था, आप ही के ऊपर है, उधर नहीं। सीधी सी बात, क्योंकि आपका शहर या आपका क्षेत्र तो काफी बड़ा है ना। एक बहुत सामान्य सी बात आपने देखी होगी कि कई बार आप एक मैदान में हैं, आधे मैदान पे छाया आ रही है, आधे पे नहीं आ रही, फिर आप ऊपर देखते हैं, अच्छा वो बादल है तो उन लोगों पर छाया आ रही है, कुछ पे नहीं आ रही। सभी को समझ में आ गया? तो ये संभव है।
ये बहुत संभव है, ये बहुत ही सामान्य सी बात है। मैंने हिंदी फिल्मों में हीरो हीरोइन को गाना गाते हुए देखा है, और खूब सारी बारिश हो रही होती है, वो गा रहे होते हैं टिप टिप बरसा पानी, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगा दी, ऐसे मैंने गाने सुने। ये फिल्मों में जो बारिश होती है वो क्या आसमान से होती है? फिल्मों की बारिश क्या आसमान से होती है? नहीं होती है। उन लोगों के पास एक फव्वारा रहता है। यहां पर क्या है? एक फव्वारा है। उस फव्वारे से तो जब हीरो हीरोइन आगे बढ़ते हो, फव्वारा भी साथ में चलता रहता है। तो जहां जहां फव्वारा जाएगा वहां वहां पर बारिश होगी कि नहीं होगी? सभी लोग मेरे साथ? मैं केवल बारिश से आपको थोड़ा सा परिचय कराना चाह रहा था। ये बहुत सी सामान्य सी बात है कि हो सकता है बादल आपके क्षेत्र में हो और आप मैदान में देख रहे हैं, दूर कहीं पे वहां धूप होगी क्योंकि वहां बादल नहीं है। और बारिश किससे जुड़ी? या तो बादल से जुड़ी है, या कृत्रिम रूप से हीरो हीरोइन के गाने के लिए जो रखा जाता है वो भी हो सकता है। ठीक है, सभी लोग को समझ में आया? तो ये मैं क्यों उदाहरण लेकर आया? ये मैं उदाहरण क्यों लेकर आया? ये है मेरा यूरोप। ठीक है, यूरोप में यहां पर सारा सागर है। कौन सा सागर है बच्चों, जल्दी बताओ? कौन सा सागर है? अटलांटिक सागर। और ये पवनें चल रही हैं। कौन सी पवनें, जल्दी बता दो? कौन सी पवनें, जल्दी से बता दीजिए, क्या स्थिति बनी? यूरोप है, अटलांटिक महासागर है, और एक पवन जा रही है। क्या नाम है पवन का? सर ये तो पछुआ पवन है। पछुआ पवन है। ठीक है, अगर इनके रास्ते में, मार्ग में अगर कोई पहाड़ आ जाता है तो क्या वर्षा होगी? होगी या नहीं होगी, जल्दी बताइए। होगी। कौन सी वर्षा होगी? कौन सी वर्षा होगी? कौन सी वर्षा कहलाएगी वो? कौन सी वर्षा? पछुआ पवन आ रही है, बहुत अच्छी बात है सर, ये पर्वतीय वर्षा कहलाएगी। ओके, वेरी गुड, पर्वतीय वर्षा। लेकिन 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 ये वर्षा इधर नहीं हो रही है, इधर नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? सर ये तो अभी आपने बताया ना, 30 की पेटी है, यहां तो हवाओं का अवतलन है ना, पछुआ यहां बहती ही नहीं है। समझ में आया? सभी लोग को समझ में आ गया? सरल चीज है, बहुत मुश्किल तो नहीं। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक समझ में आया? बस इतना मुझे हाँ या ना चाहिए। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अगर इस पेटी में मुझे बारिश चाहिए, इस पेटी में अगर बारिश चाहिए बच्चों, तो क्या करूं? यहां तो हवा गिर रही है भाई, यहां तो हवा का अवतलन हो रहा है, गर्म है क्षेत्र, मुझे यहां पे बारिश चाहिए। क्या कोई संभावना है बारिश होने की? यहां तक क्लियर? अब सोचिए बच्चों, क्या मैं ये कह सकता हूं ये वर्षा की पेटी है? वर्षा पेटी है ना। जैसे बादल हैं, अगर बादल चले गए तो जहां भी जाएंगे वहां वर्षा लेकर आएंगे कि नहीं बच्चों? वर्षा लेकर आएंगे। जैसे अभी हमने देखा हीरो हीरोइन डांस कर रहे हैं, फव्वारा लेके चलते हैं कि नहीं उनके ऊपर? अगर ये पेटी नीचे खसक जाए, सोच के देखिए, अगर ये पेटी नीचे खसक जाए, भूमि तो वहीं रहेगी, लेकिन अगर जलवायु की पेटी अगर नीचे खसक जाए तो क्या इस क्षेत्र को पानी मिलेगा कि नहीं? बेटा ये जो फ्रंटल का रोना रो रहे हैं उनको पहले ही बता चुका हूं, फ्रंट इसके बीच में बनते हैं। ये जो फ्रंटल वाले जो ज्ञान दिखा रहे हो मुझे, प्लीज ज्ञान दिखाना बंद करो। हो सकता है कहीं कोचिंग करके बैठे हो सकता है भूगोल आपका ऑप्शनल हो, क्यों ज्ञान दिखा रहे हो? क्या फ्रंटल आपको नहीं बताया था इन पेटी से इन दोनों पेटियों के बीच में है? तो क्या फ्रंटल रेन आएगी? ये जो फ्रंटल वाले रो रहे हैं, फ्रंटल ले लो, फ्रंटल खुश हो जाओ, फ्रंटल आपके आगे नतमस्तक, आपकी बुद्धि के आगे नतमस्तक, आपके ज्ञान के आगे नतमस्तक, आपका शिक्षक। मैं इस पेटी की बात कर रहा हूं, फ्रंटल वाले अपना फ्रंट लेकर आ जाना। इस पेटी में बच्चों अगर ये पूरा खिसक गया माल,
तो बारिश दे देगा कि नहीं दे देगा? हाँ या ना? अगर ये खिसक गया तो, अगर खिसक गया तो, पर ये खिसकेगा क्यों? ये तो खिसकेगा ही नहीं। तो ये पेटियां बनाता कौन है? किसी को अंदाजा है पेटियां किसने बनाई है? वैसे तो हम भौतिक भूगोल में पढ़ाते हैं बच्चों को, पढ़ाऊंगा जब भी भौतिक भूगोल होगा। ये पेटियां बनती हैं सूर्य के कारण। एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ बच्चों, ये पेटियां सूर्य की गर्मी से बनी हैं। क्या सूर्य सारे वर्ष, पूरे के पूरे वर्ष विषुवत पर ही रहता है? क्या ये पूरे के पूरे वर्ष विषुवत पर ही रहता है? हाँ या ना? नहीं रहता। क्या ये उत्तर में भी जाता है, दक्षिण में भी जाता है? जाता है। क्या ये दिसंबर के महीने में दक्षिणी गोलार्ध में होता है या नहीं होता, जब हमारे यहां शीत ऋतु होती है? होती है। सोच के बताइएगा, मैं तो कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं कि भाई सूर्य की वजह से ये पेटियां बनी है। कैसे बनी है सिखा दूंगा, भौतिक भूगोल में सिखाऊंगा, अभी नहीं सिखा सकता। तो मान लीजिए कि सारी पेटियां सूर्य की वजह से, सूर्य के ताप की वजह से बनी। लेकिन अगर सूर्य हमेशा ही 12 महीने यहीं चमक रहा होता तो ठीक था। लेकिन सूर्य जो है शीत ऋतु में नीचे चला जाता है। नीचे गया तो बच्चों ये बताइए, गर्म पेटी जो है ये भी तो नीचे को खिसकेगी। ये खिसक जाएगी कि नहीं खिसक जाएगी? क्योंकि ये तो सूर्य की गर्मी से ही तो बनी है, बनी है। अगर ये पेटी खिसकी तो ये पेटी भी खिसक जाएगी, खिसक जाएगी। जल्दी से बताइए, अगर ये पेटी खिसक गई, अगर ये पेटी यहां आ गई, तो आप मुझे बताइए क्या वर्षा वाली पेटी इसके ऊपर आ जाएगी कि नहीं? फिर आएगी? हो सकता है या नहीं? आप जानते नहीं सिद्धांत, आपको सिर्फ अपना लॉजिक लगा के बताना है कि सूर्य इन पेटियों को बनाता है। अगर सूर्य नीचे चला जाता है, कौन से ऋतु में जाएगा नीचे? कौन सी ऋतु में जाएगा बच्चों? ग्रीष्म या शीत? उत्तरी गोलार्ध के लिए सर शीत ऋतु में सूर्य तो नीचे चला गया। नीचे चला गया तो पेटियां भी नीचे चली गई। पेटियां भी नीचे चली गई तो यहां पर हमारे जिब्राल्टर में, स्पेन में दबा के बारिश होगी कि नहीं होगी? होगी बच्चों, होगी ना? यहां भी होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगी। और ये पेटी तो यार यहां पे तो जम्मू कश्मीर भी है, ये तो हमारा कश्मीर का भाग आ जाता है। अगर ये प्रभाव आया तो क्या आपने सुना है कि शीत ऋतु में जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं? अभी जो कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, आप सभी लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात कर रहे थे, पश्चिमी विक्षोभ। समझ में आया क्या होते हैं पश्चिमी विक्षोभ? और ये शीत ऋतु में ही क्यों आते हैं? शीत ऋतु में इसलिए आएंगे क्योंकि सारी पेटियां नीचे खिसक गई हैं और इस क्षेत्र में बारिश हो जाएगी। तो सामान्यतः तो यहां बारिश नहीं होती, सामान्यतः यहां बारिश नहीं होती। लेकिन शीत ऋतु में जब सारी पेटियां खिसकेंगी तो यह हिस्सा बादल के नीचे आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, आप ही के शहर में, आप ही के शहर में अगर ये बादल चल के यहां आ गया तो ये दोनों जो मजे में धूप में थे, इनकी धूप कट जाएगी कि नहीं? और इन पर बारिश आएगी कि नहीं? अगर बादल हिल गए तो क्या इन पर बारिश आ जाएगी कि नहीं? अगर ये हीरो हीरोइन ज्यादा तेज भाग गए, कभी कभी मोहब्बत में ज्यादा तेज टिप टिप बरसा पानी, तो ये छाता के नीचे से, झरने के नीचे से निकल गए तो सूख जाएंगे कि नहीं सूख जाएंगे? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक हमारी ऐसी पेटी है, एक ऐसी पेटी है जो सामान्यतः तो 30 डिग्री वाली है। 30 डिग्री का मतलब ये मान के चलिए भाई ये तो शांत शांत पेटी है, गर्म पेटी है। यहीं तो मरुस्थल बनते हैं। किसी ने कहा कि सर इसे मरुस्थल से जोड़ा जा सकता है, बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। इसी कारण से यहां पे मरुस्थल बनते हैं बच्चों। लेकिन 30 को छोड़ दें, 30 के जस्ट ऊपर वाला क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र है बच्चों? 30 से 45 वाला क्षेत्र। वापस आ जाओ अपने बायोम पर, शायद आपको बेहतर समझ में आएगा। 30 पे तो भैया हवाओं का अवतलन हो रहा है, 30 को तो हम ऐसे मार देते हैं, 30 डिग्री को। बट इस क्षेत्र में आपने देखा कि ये आ नहीं रही है, ये आ नहीं रही पछुआ पवन।
कब आएगी, कौन सी ऋतु में आएगी? कौन सी ऋतु में आएगी? शीत ऋतु में। तो विश्व का ऐसा क्षेत्र जिसमें शीत ऋतु में वर्षा होती है वो कहलाता है भूमध्य सागरीय वर्षा क्षेत्र। समझ में आया? सब फिर बारिश होगी तो मरुस्थल, बेटा मरुस्थल कहां पे? मरुस्थल 30 के ऊपर नहीं होता बेटा, इधर होता है ना मरुस्थल। ये कहां पर आई? यहां तक आ जाएगी, 30 तक आ जाएगी, उसके नीचे नहीं आएगी। समझ में आया? आ गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं, मरुस्थल में भी कर देगा बारिश, इतना आ जाएगा, बट पूरा नहीं ला सकता, जीरो पे नहीं आएगी ना। समझ में आया? सभी लोग समझ में आया? दुनिया में बारिश, भारत में बारिश कब होगी आप बताइए? मानसून कब आएगा? गर्मी के बाद आएगा कि नहीं आएगा? जब बहुत ज्यादा तप जाता है, सब कुछ वाष्पित हो जाता है, उसके बाद बारिश आती है। जब भी बारिश आती है उसके बाद आती है, जब भी बारिश आती है उसके बाद आती है। लेकिन यह अकेला ऐसा क्षेत्र है जहां बारिश शीत ऋतु में आती है। क्यों? क्योंकि शीत ऋतु में ही वो बादल, वो छतरी आपके ऊपर आती है। इसको कहा गया भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र, भूमध्य सागरीय वनस्पति का क्षेत्र, भूमध्य सागरीय बायोम। सभी लोग मेरे साथ? जलवायु, वनस्पति, बायोम। सभी लोग मेरे साथ? सभी लोग, मरुस्थल का एड्रेस 20 से 30। मरुस्थल, 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 सभी लोग को मरुस्थल मिल गया? मरुस्थल सब लोग क्लियर है? बन गए मरुस्थल? मरुस्थल कहां होता है? 20 से 30। ये भी हो गया 20 से 30, 20 से 30, 20 से 30 कहां पर? पश्चिमी तटों पर, पश्चिमी तटों पर। ठीक है? प्रिया जी हाथ खड़ा कर रही है, अभी क्यों बारिश हो रही है? बेटा जल वाष्पित हो रहा है इसलिए बारिश हो रही है। बारिश कभी भी हो सकती है, बारिश का किससे लेना है? जल वाष्प होगा, ठंडा होगा, और ठंडे की वजह से उसका संघनन होगा, इसलिए हो जाए। ठीक है सर, अभी क्यों बारिश हो रही? अभी क्यों बारिश हो रही? ये तो बताया, बारिश के 3 तरह की बारिश होती है, उन्हीं 3 में आएगी, या तो संवहनीय आएगी, या पर्वतीय आएगी, या वाताग्रीय आएगी। सभी लोग अब ध्यान देंगे। ये जो मैंने पेटी ऐसे रंग दी, ये कौन सी जलवायु है? कोई बताएगा मुझे? कौन सा क्षेत्र है? 30 से 45। सामान्यतः पछुआ पवनें कैसे चलती हैं बच्चों? लेकिन शीत ऋतु में कहां पर आ जाएंगी? क्या आज सभी लोगों को पता चल गया कि ये भूमध्य सागरीय क्यों कहलाती है? क्योंकि ये सागर का नाम क्या है? भूमध्य सागरीय।
समझ में आया? क्या इसके प्रभाव भारत तक आ सकते हैं? हाँ, इसके प्रभाव भारत तक भी आ सकते हैं। भारत के जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र में आते हैं। अभी जो वर्षा हो रही पर्वतों पे, उस पर भी कुछ पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहता है। तो जब यहां से कुछ आता है तो हमारे पास भी आता है। सभी लोग मेरे साथ? यहां तक क्लियर? बहुत ही सिंपल सी बात है। सामान्यतः पवन अपनी अपनी पेटियों में मजे से बहती हैं। सामान्यतः पवन अपनी पेटियों में बहती हैं। पवनें ऐसे चल रही है ना ये, और थी। ठीक है, सामान्य पवनें कैसे चल रही हैं? यूं चल रही हैं। लेकिन भूमध्य सागर में कौन सी ऋतु में ऐसा हो जाएगा? कौन सी ऋतु में ऐसा हो जाएगा? शीत ऋतु में हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि पछुआ पवनें दक्षिण की तरफ खिसक के आ गई। सभी लोग मेरे साथ? ठीक है। तब बिहार में कौन सी बारिश आएगी? मुन्ना क्लास अटेंड कर लो। बारिश 3 प्रकार की होती है, संवहनीय, वाताग्रीय और पर्वतीय। ठीक है, तो बिहार में कौन सी आएगी पता कर लो रुस्तम भाई। ये इसी टेंशन में, बिहार में कौन सी आएगी? बिहार में ऐसे आई बारिश, हलो हलो हलो, हम आ गए आगे आगे, और हम जो हैं ये हैं। वाताग्रीय कहां पर होती है? 30 से 60 में होती है, तो वाताग्रीय नहीं आएगी। बिहार कहां पर है? हमारे बंगाल की खाड़ी के पास है, तो वहां से पवनें आएंगी, तो वो अपना मानसूनी पवनें लेकर आएंगी। बिहार जब गर्म हो जाएगा, साथ में क्या है, हमारी नदी बह रही, गंगा नदी, और बहुत सी नदियां बह रही हैं वहां पर, उन नदियों का जल वाष्पित होगा, तो शाम को संवहन हो सकता है ना बिहार में, संवहनीय वर्षा। तो मजाक वाला क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है चाचा? सर बिहार में कौन सी आएगी? सर बिहार में कौन सी आएगी? अबे 3 ही तरह की हैं चाचा, 3 ही तरह की हैं। तो सोचना, अभी बिहार गर्म होगा कि नहीं बच्चों, ये बताओ। चाचा को बताया जाए भूगोल है क्या, और ये चाचा बीसीओ टीचर से पढ़ना चाहते हैं भूगोल। एक ही सिंपल एलिमेंट तो का भूगोल में कुछ है ही नहीं। पानी वाष्पित होगा, ऊपर उठेगा, ठंडा होगा, गिर जाएगा। क्या बिहार में गर्मी पड़ेगी अभी? बिल्कुल पड़ेगी सर, मई जून में। क्या बिहार में जल के स्रोत हैं? हाँ बिल्कुल हैं सर। तो क्या उन जल स्रोतों से वाष्पित होकर संवहनीय वर्षा होगी बिहार में? बिल्कुल होगी। क्या बिहार में मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी से आएंगी? बिल्कुल आएंगी। क्या वो अपनी पर्वतीय वर्षा वाला भी प्रभाव छोड़ सकती हैं? बिल्कुल छोड़ सकती हैं। कहां पे ज्यादा छोड़ेंगे? पर्वतों में। सर लेकिन बिहार में तो पर्वत नहीं है। बिहार में पर्वत नहीं है, लेकिन बिहार जब नेपाल की सीमा की तरफ जाने लगते हैं तो वहां पर हमारे शिवालिक आना शुरू होते हैं। वहां पर होगा या नहीं होगा? होगा। छोटे मोटे पठार आ गए, झारखंड के पठार को व्यवधान वाली बारिश मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वाताग्रीय बारिश नहीं मिलेगी, क्योंकि वाताग्रीय मिड लैटिट्यूड में होती है। फिर भी चचा पूछेंगे बिहार में कौन सी हो रही है? देखो बेटा, बिहार में ना, बिहार में हमें लग रहा है गुलाब जामुन वाली हो रही है। ठीक है, प्रयागराज में आम वाली हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमरूद वाली हो रही है। और कहो तो कोई हीरो हीरोइन वाले डाल दें। एक में दीपिका वाली हो रही है, एक में कटरीना वाली हो रही है। मतलब भूगोल को इतना कठिन बना दो, जबकि है ही 3 ही वर्षा होती है भाई, 3 ही तरह की वर्षा होती है। हाँ, एक और वर्षा हो सकती है, आप जो है गम में घुले जा रहे हो, याद कर रहे हो उन्हें मोहब्बत में, अरे यार वो कब आएगी कब आएगी, और आपके गम में इतना हुआ वो हो गया। एक आपने और सुना है, तानसेन साहब मेघ मल्हार गाकर भी वर्षा ला सकते थे। आपने कुछ फिल्में भी देखी होंगी जिसमें पूरा गांव मिलकर ऊपर देखता आसमान की तरह इंद्र देवता की तरफ गाना गाता है, उससे भी वर्षा हो सकती है। तो बिहार में क्या होगा ये आप बता दीजिए। बताओ, मतलब साइंस विज्ञान को जो है पकड़ के मोड़ देगा, तोड़ देगा, बोलेगा सर आप तो मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक तुम उड़ा रहे हो, सारी प्रक्रिया का उड़ा रहे हो कि मास्टर बता रहा है भाई बारिश होती कैसे है, और लगा है भाई बिहार का बता दो। फिर एक बोलेगा सर बिहार का बता दिए सर, ये गलत बात है सर, अब उत्तर प्रदेश का बताइए सर, गुजरात का बताइए। दुनिया में 3 तरह की होती है, 3 के बाद चौथी नहीं होगी भाई। दिक्कत यह है, सिंपल चीजों को लोग रिस्पेक्ट नहीं देते।
जब तक उसे कठिन और जटिल ना बना दिया जाए, जब आपको अंदर से पता है भाई समझ कुछ नहीं आ रहा, लिख ले, कोई बात नहीं, ये बहुत समझदार मास्टर जी हैं। अब हम अपनी इज्जत बनाने को, यार ये वाले मास्टर सही जा रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि समझ कुछ नहीं आ रहा। यहां हमने क्या कर दिया, बहुत ही सिंपल कर दिया हमने। वो कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। रोज एक सेब खाइए, आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी सिंपल बात है, कोई सेब नहीं खाता, कोई सेब नहीं खाता। और अगर कोई आपको आज बोल दे आपके फेफड़े के लिए ये अच्छा है, और जो वो कोविड के टाइम में लोगों ने कितनी गिलोय खा ली, इतनी गिलोय खा के गिलोय डर गई देश में कि अब ये तो सब खा डालेंगे, ऐसा उड़ा दो तो बहुत सही आता है। सिंपल बता दिया भाई, ऐसे हवा वाष्पित होगी, ऊपर जाएगा, ठंडा होगा, वर्षा। ये तो बहुत ही सिंपल है। कुछ तो और होगा यार, ये मास्टर नहीं जान रहा है भाई, ऐसे ही होती है। ऐसे हवा आएगी, पर्वत आएगा, उठेगी और फिर वर्षा हो जाएगी, बस इतना। हाँ यही है भाई। दूसरी बात, तीसरी, जब दो ठंडी वायु राशियां, अलग अलग वायु राशियां टकराएंगी तब ऊपर जाएगी, वर्षा हो जाएगी। लेकिन बिहार में कौन सी, अबे इन्हीं तीन में से तो आएगी, और किससे आएगी बे, बताओ। टेंशन में यार। ये देखो, ये कह रहा है सर आप गुस्सा हो जाते हैं। ये देखो, अब एक तो पहले इसने ऐसा सवाल पूछा होगा, अब कह रहा है गुस्सा हो जाता है। मास्टर तुम समझ रहे हो, गुस्सा तो तुम सवाल पूछ के हो रहे होगे कि मास्टर जी छोड़ नहीं रहे। ये सोच लो बेटा, हम तो गुस्सा नहीं हो रहे, हम तो फोन से निकल के मार रहे, टेंशन में बेचारा। आधे लोग टेंशन में है बेचारा। पहले तो एक तो फनी सवाल पूछेगा और मास्टर जी फनी जवाब दे रहे हैं। हाँ मास्टर जी फेस जो है ना, फेस का एक्सप्रेशन एकदम पत्थर रखें। इसको भी कहा जाता है स्लैपस्टिक ह्यूमर। आपको बता रहे हैं स्लैपस्टिक ह्यूमर, चेहरे की भाव भंगिमा एकदम गंभीर, लेकिन बात ऐसी कि गड़ जाए। गड़ रही कि नहीं बिहार में, बताएं कौन सी बारिश हो रही। ठीक है सर, मैप में अंटार्कटिका महासागर कहां पड़ता है। ये देखो, अंटार्कटिका महासागर ना थोड़ा सा दक्षिण में जाएगा, तो 50-60 डिग्री पे थोड़ा बाएं लीजिएगा, है ना, बाएं लीजिएगा, फिर थोड़ा नाक की सीध में जाइएगा, फिर ना मैगेलन स्ट्रेट आएगा। ठीक है, उसे थोड़ा पूछ लीजिएगा आजू बाजू में कहां पड़ रहा है, फिर थोड़ा दाएं मुड़ जाइएगा। बोले मास्टर जी गुस्सा, मास्टर जी मजा ले रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं कैसे जाना है। सभी लोग वापस आते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये लोग सिर्फ इसी में है। आपको लगता है जो ये सोच रहा है कि सर नीचे जाने का तरीका क्या है, अंटार्कटिका कहां मिलेगा, उसको भूमध्य सागर समझ आएगी, ये पहली बार होगा। ठीक है, उसके बाद बोलेगा कि सर आपको गुस्सा आ रहा है। गुस्सा तुमको आएगा बेटा, जब मैं जवाब दूंगा तुमको आएगा। मास्टर जी छोड़ दो। सवाल ये बनता है कि भूगोल तो विज्ञान है, तो यहां भी होना चाहिए यही दशा, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर ये यहां हुआ तो इसी पेटी में यहां भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कि साहब यहां भी तो सर्दी में शिफ्ट होगा, बिल्कुल होगा, तो यहां भी आना चाहिए। सेम वनस्पति होगी, सेम कंडीशन होगी, तो हमने इनका नाम रख दिया भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय दशा। लेकिन ये और भी जगहों पर हो सकती है, तो ये कहां पर है, ये यूएसए का कैलिफोर्निया क्षेत्र। समझ में आया क्यों ये बहुत सारी जगह पर होती है। अगर ये उत्तरी गोलार्ध में होगी बच्चों, तो फिर तो दक्षिणी में भी होनी चाहिए। जहां जहां ये होगा, बिल्कुल ज्योग्राफी फॉर्मूला की तरह काम करती है भाई। अगर आपको समझ में आ गया और आप मानचित्र बनाना जानते हैं मेरी तरह से, आपने मेरे साथ किया है, तो आपको तो फॉर्मूले में पता चल गया भाई। 20 से 30 मरुस्थल और 30 से 40 की तरफ विषुवतीय रेखा। ये क्या है, चिली का सैंटियागो क्षेत्र। ये क्या है, दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन क्षेत्र, साउथ अफ्रीका। और ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर, और ये ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड शहर। सिंपल, पूरा विज्ञान है भाई। ये होता है विषुवतीय रेखा। 20 से 30 मरुस्थल, 30 से 40 आपका पश्चिमी तट पर क्या मिला, भूमध्य सागरीय
अब यहां पूछेंगे सर इसको भूमध्य सागरीय, बेटा ये नाम यहां से पड़ गया, इस नाम की उत्पत्ति यहां हो गई इस क्षेत्र में, लेकिन ये और भी क्षेत्रों में पाया जाता है। सभी लोग मेरे साथ, तो बिहार और नेपाल के बॉर्डर में कौन सा बारिश हो? ठीक है राकेश कुमार जी और जो भी हैं, अब हम समझ रहे हैं, इतना चिंता मत करो, मास्टर जी ने जो क्लियर करना था वो कर दिया था। अब आप राकेश को सडनली पॉपुलैरिटी चाहिए, राकेश हम नहीं दे रहे हैं आपको, चिंता ना करो। कहीं आप सोच रहे हो कि सर जी अब मेरे नाम का बोलेंगे या फिर मैं भी मशहूर हो जाऊंगा, है ना, तो मुश्किल है भाई। मशहूर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी का भाई किसी की जान। सुनते हैं स्टोरी विस्टोरी कुछ नहीं है, सल्लू भक्त पहुंच रहे हैं, अगर सल्लू को देखो चिल मारो। इस पर किसी ने कहा कि सर परिभाषा कैसे लिखें? तो भूमध्य सागरीय जलवायु क्या होती है बच्चों? ऐसी जलवायु जिसमें शीत ऋतु में वर्षा हो, बाकी सारे समय वर्षा का अभाव, वो हो गई भूमध्य सागरीय जलवायु। यहां की वनस्पति क्या है? हां, यहां पे वनस्पति बहुत विशेष है बच्चों। भूमध्य सागर की, मेडिटेरेनियन की वेजिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेजिटेशन, यहां की वनस्पति बहुत खास है। आप सोचिए, हर वनस्पति इस तरह से अपने को ढालता है कि भाई जब पानी की कमी हो तब भाई पानी होना चाहिए, ग्रीष्म ऋतु में पानी होना चाहिए। हर एक पौधा ऐसा करना चाहता है कि नहीं चाहता है? यहां तो भाई सर्दी में पानी आएगा जहां पानी चाहिए नहीं, तो इस बेचारे को तो सूखा झेलने की आदत होनी चाहिए, लंबा सूखा झेलता है। इस वनस्पति में विशेष अनुकूलन चाहिए, ठीक है। तो ऐसा किसी ने यहां पर लिखा, बिल्कुल अच्छा लिखा, रसदार फल यहां पर होते, रसदार फल, सिट्रस फ्रूट कहते हैं। तो सिट्रस फ्रूट क्या होते हैं? रसदार लेमन, नींबू, संतरा इत्यादि। लेमन, ऑरेंजेस होते हैं। अंगूर यहां खूब होते हैं। अंगूर होती है तो अंगूर से शराब भी बनती है, वाइन भी खूब होती है, सभी जगह पर वाइन होती है। पुर्तगाल की वाइन को पोर्ट वाइन कहते हैं, पुर्तगाल में जो वाइन होती है पोर्ट वाइन होती है। फ्रांस की वाइन होती है, हमारे स्पेन में विशेष वाइन होती है, कैलिफोर्निया अपनी वाइन के लिए जाना जाता है, चिली अपनी वाइन बनाता है, ऑस्ट्रेलिया अपनी वाइन बनाता है। अंगूरों से खूब खास वाइन होती है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनकी खास वैल्यू होती है, ठीक है। रसदार फल हो गए, सिट्रस फ्रूट हो गए। उसके बाद क्या है? जैतून, ये विशेष यहां पे पाया जाता है। जैतून, जैतून को अंग्रेजी में कहते हैं ओलिव। आजकल खाने में भी ओलिव ऑयल आ रहा है शहरों में। जो लोग पिज्जा खाते हैं, पिज्जा के ऊपर जो काला काला वो कटा हुआ होता है खट्टा सा, वो भी ओलिव होता है, जैतून। उसके बाद है, यहां पर आती है फिग, यानी अंजीर, अंजीर। और एक और चीज आती है कॉर्क। कॉर्क को मैं कॉर्क ही लिखना चाहूंगा, कॉर्क। वो जो आपने देखा होगा शराब की बोतल पे कॉर्क की ढक्कन होती है। आप जो बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन की चिड़ी के पीछे जो होता है कॉर्क होता है, तो ये भी यहां पर पाए जाते हैं। सभी लोग मेरे साथ, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन क्लियर हुआ कि नहीं? सभी लोग क्लियर हैं? बहुत से बच्चों को ये एक सिद्धांत क्लियर नहीं होते हैं, बहुत सी किताबों में अलग अलग जगह पर, फिर वो फंस जाते हैं कि इतनी जगह पर क्यों है। जगह नहीं है भाई, पेटी है। इस पेटी में आप समझिए बादल आ गए, छतरी आ गई, तो उस छतरी से वर्षा आपके पास होगी, लेकिन कब होगी? शीत ऋतु में होगी, ठीक है। सभी लोग क्लियर हैं? सभी लोग क्लियर हैं? तो वैसे तो आज उद्योग पे बात होनी थी, लेकिन ये जो क्षेत्र है और खासकर इस पे बहुत प्रश्न आते हैं, बहुत से प्रश्न आते हैं। इनकी वनस्पति, इनमें कुछ नाम भी हैं, जैसे यूएस में खासकर यहाँ पे एक पेड़ भी होते हैं। यूएसए में जो है इस वनस्पति को शेपरेल भी कहते हैं, शेपरेल। यूएसए की मेडिटेरेनियन का नाम शेपरेल कहा जाता है इसे, कि जो यहाँ की वनस्पति होती है मेडिटेरेनियन क्षेत्र। यूएस में कहाँ पर है? कैलिफोर्निया का जो क्षेत्र है वहां पर उन्हें शेपरेल भी कहा जाता है, लेकिन स्थानिक नाम है।
परीक्षा से जुड़े बहुत सी चीजें आती हैं। ठीक है, तो पश्चिमी तट पर इतनी वर्षा क्यों होती जबकि वहां पवन उल्टी दिशा में चलती है? मुझे नहीं पता विशाल जी, आप क्या देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं? सभी लोगों को दिखाई दे रही है पश्चिमी तट पर यह वर्षा है, यहाँ के पश्चिमी तट पे वर्षा होगी और यहाँ के पूर्वी तट पर होगी। तो ये कहानी देकर पता नहीं आप क्या साबित करना चाह रहे हैं। ये तो पवनों की पेटी है, यहाँ पे बच्चों पूर्वी में होगी और वहां पे पश्चिमी में होगी। तो 30 डिग्री के ऊपर पश्चिमी में ज्यादा होता है और 30 डिग्री के नीचे पूर्वी में ज्यादा हो। सभी को समझ में आया? तो ये थोड़े से सिद्धांत हैं जो और भी ज्यादा क्लियर होते हैं जब हमारे पास विश्व भौतिक भूगोल आ जाता है। ठीक है, तो किसी ने कहा कि सर ऑस्ट्रेलिया में तो ग्रीष्म ऋतु होगी। बेटा ऐसा मत करो, बेवकूफी मत करो। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाएगा तब ना इनकी पेटियां ऊपर खिसकेंगी। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम में सेम होगा। जब उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य सागरीय होगा तो यानी सूर्य दक्षिण में, लेकिन जब जून का महीना आएगा तो सूरज कहां पहुंच जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में। तब दक्षिणी गोलार्ध की पेटियां ऊपर खिसकेंगी। जब वो खिसकेंगी तब ये आएगा। सर ऑस्ट्रेलिया में तो गर्मी में होगा। उस गोलार्ध की शीत ऋतु में जब पेटियां ऊपर को खिसक जाएंगी या विषुवत रेखा की तरफ खिंच जाएंगी तब यहां पर पछुआ पवनों का प्रवाह आएगा। जब यहां शीत ऋतु होगी तब यहां आएगा। इसलिए शीत लिखवाया, इसलिए कह रहा हूं इसको जाकर पचा लीजिए। पहले इसको समझिए भूमध्य सागरीय को, और मैप से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आज की क्लास इसी पे खत्म करना चाहूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और भूमध्य सागरीय अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो ज्यादा चुनौती होती है। बाकी में इतना कोई खास चुनौती नहीं है। ये जो हमारे क्षेत्र बचे हैं ये हम मोर और लेस खत्म है। यहां पर टाइगा मुझे आपको पढ़ाना है तो सभी लोग यहां पर लिख लीजिए। ये टाइगा है, ये टेम्परेट फॉरेस्ट, ये भी टेम्परेट फॉरेस्ट, और ये हमारा चाइना फॉरेस्ट। इसको चाइना टाइप कहते हैं, इसको कनाडा टाइप कहते हैं, कनाडा टाइप, और इसको कहते हैं ब्रिटिश टाइप। तो मैंने डब्बा पूरा भरवा दिया है। इनमें परीक्षा कहां से आता है? भूमध्य सागरीय से आता है परीक्षा बहुत ज्यादा। घास क्षेत्रों से बहुत पूछता है, मरुस्थल से बहुत पूछता है, विषुवत से बहुत पूछता है, टुंड्रा के बारे में पूछता है और टाइगा के बारे में पूछता है। टाइगा एक वन रह गया, उसको मैं अगली क्लास में कराऊंगा। और वैसे तो उद्योग का मन था लेकिन आज उद्योग नहीं हुआ, हमने बायोम को खत्म कर लिया, कल उद्योग करेंगे। ठीक है, सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सारी चीजें जो भी मैंने आपको बताई, ये जो पवने हैं, इन पवनों की दिशा ऐसी क्यों है, अभी तो ये मान के चल लीजिए ऐसी क्यों है, उनमें बदलाव क्यों आते हैं, भौतिक भूगोल के जलवायु में हम ज्यादा पढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।